गई। लड़कों की कोई साइड नहीं सुनना चाहिए। लड़कों की कोई औकात इस देश में नहीं है। डू यू थिंक ये चेंज होना चाहिए? भाई साहब चेंज होने के लिए तो लगा हूं ना यार, मैं बुक लिख रहा हूँ उस पे, ओके, मेरे रिसर्च का। मोस्ट करप्ट पुलिस हाँ, एज पर योर ओपिनियन, हाँ, मोस्ट एथिकल। लॉयर्स ऑफ कोर्स। क्यों एथिकल है, इसके पीछे रीजन। ओके, अब महिला इंसान है, महिला आयोग हो सकता है, पुरुष इंसान नहीं, पुरुष आयोग नहीं हो सकता है, होना चाहिए ओके। लेकिन नहीं है। देखिए, जैसे आसाराम बापू का आपने केस देखा होगा, हाँ, जब कोई विटनेस होता है, विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट अभी तक हमारे इंडिया में नहीं है, कोई भी विटनेस होता है सबसे ज्यादा लाइफ उसी की गड़बड़ है। हाँ, एक तो उस बेचारे ना तो कोई क्राइम किया है ना वो विक्टिम है, हाँ, बस उसकी गलती इतनी है कि उसने क्राइम होते हुए देखा है। देखा। अतुल सुभाष मर गया, उससे पूछो, उसके परिवार से पूछो। अतुल सुभाष बहुत छोटा केस है भाई साहब, ऐसे न जाने कितने अतुल सुभाष मर गए, आपको पता ही नहीं, हमें हाँ। पता ही नहीं। वही तो, ये केसेस वो हैं जो हाईलाइट हो गए हैं, तो हमारी अपीयरेंस में थोड़ा आया है। बस के FIR में पूरा परिवार नामित हो गया, उसमें पूरे घर के लोग। ये 498। हाँ, मतलब 498 है, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने लिया कि 498 का मुकदमा अगर पंजीकृत किसी व्यक्ति के खिलाफ हो गया, उसकी पत्नी ने मुकदमा लिखा दिया, तो पत्नी क्या करती है, पूरे परिवार का नाम डाल दिया। अगर मेरे दीदी जीजा अब्रॉड में रह रहे हैं तो उनका भी नाम डाल देंगे। फिजिकल प्रेजेंस नहीं जरूरी है। कल कसाब का नाम सुना आपने? हाँ। मैं भी जानता हूँ कि वो मेरे देश का दुश्मन है, आप भी जानते हो हमारे देश का दुश्मन है। मैं भी जानता हूँ कि उसने न जाने कितने निर्दोष लोगों को गोलियां मार दी, कितने लोग मर गए, ब्रुटैलिटी के साथ मर गए, कितने हमारे पुलिस के जवान, कितने हमारे लोग उसमें मार दिए। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि घर से निकले कॉलेज के लिए, पहुंच गए होटल, लड़कियां निकली ट्यूशन के लिए, कॉलेज के लिए, कोचिंग के लिए, पहुंची होटल, तो माँ बाप से अपने कुछ कह नहीं सकती। पुलिस वालों को पहला कॉन्सेप्ट होता है मम्मी से बात करो, वही फियर रहता है, बस वही फियर रहता है। अदरवाइज अगर अपना स्टैंड इंसान ले ले कि भाई, अपने माँ बाप को भी खुल के कहना कि मैं इसके साथ प्यार कर रही है, कर रहा, मैं इसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना के आया हूँ, मुझे इससे शादी करनी, कराओ, कराएंगे कैसे नहीं कराएंगे, खुल के कहो तो अपना स्टैंड तो लो। स्टैंड लेना पड़ता है बाबूजी। थैंक यू सो मच राहुल भाई कि आपने अपना प्रीशियस टाइम निकाला हमारे पॉडकास्ट के लिए, और आई होप कि ये जो पॉडकास्ट है इसके थ्रू हम कई सारे लोगों को जो हमारा लॉ है, लीगैलिटी के बारे में अवेयरनेस दे पाएंगे, जिससे वो अपने राइट्स के बारे में जान सके। इसी को लेके हम पॉडकास्ट अपना स्टार्ट करेंगे। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। राहुल भाई, मुझे ये बताइए कि जैसे जब आप डिसाइड करते हैं कि आपको लॉयर बनना है, क्योंकि यूपी और बिहार में क्या है ना कि क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, उसके बाद आपने क्राइम्स कोई जो क्रिमिनल है, लॉयर क्या है ना कि जैसे जो भी क्राइम किया है वो सोचता है कि चलो हम लॉयर के पास चलते हैं, हमको बचा लेगा वो। तो आपने ये प्रोफेशन क्यों चुना? क्राइम रेट यूपी बिहार में ज्यादा है इस वजह से कि कोई और रीजन था? नहीं, क्राइम रेट ज्यादा है, वो तो डेटा कहता है कि क्राइम रेट ज्यादा है। बहुत सारे ऐसे क्राइम्स हैं जो पुलिस बनाती है। मैंने प्रोफेशन इसलिए चुना था क्योंकि मैंने पुलिस की ब्रुटैलिटी न्यूज में, एक्चुअल में, यूनिवर्सिटी लेवल पे सच में देखी है कि पुलिस वाले कैसे ब्रुटैलिटी करते हैं। आप अगर स्टूडेंट हो, आप बंधन के निकल रहे हो चौराहे से, अगर चौकी इंचार्ज को आप पसंद नहीं आए ना, तो वो आपको किसी झूठे मुकदमे में नाप देगा। उनके लिए, पुलिस वालों के लिए आपको झूठे मुकदमे में नापना बेहद ईजी हो जाता है। अब आप पूछो कैसे? कैसे था? कैसे इजी हो जाता है कि आप देखिए, आर्म्स एक्ट में कई पुलिस वाले हैं, उनके पास कट्टा रहता है, उनको पता है कहाँ से आना है, कहाँ से बन रहा है, कहाँ जा रहा है, सब कुछ पता होता है। एक कट्टा उठा के रख दिया आपके पास, फर्जी रिकवरी दिखा दी, कह दिया ये गिरोह चलाता था, यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में गिरोह चलाता था, और यहाँ पर जो है ये सरगना बना बैठा हुआ। तो पुलिस को मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पे देखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी के लड़कों की वो लाइफ स्पॉइल करते थे, जिनसे उनको रंजिश लगने लगती थी, जिनसे उनको लगता था कि ये लड़के हमारे लिए, हमारी पोजीशन के लिए ठीक नहीं है। पुलिस फर्जी, आपने भी रिसेंटली एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ, एक स्टूडेंट है, बड़ोदरा का स्टूडेंट है, वो अपनी स्कूटी में बैठा हुआ था, अचानक से 4 कांस्टेबल आते हैं गाड़ी लेकर और उसकी जेब में एक पाउडर डाल देते हैं, पाउडर का पैकेट। वो तो ईश्वर की कृपा कही है, वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, कैमरे में आ गया कि वो लोग उसकी जेब में कुछ रख रहे हैं। उसी वजह से उस बंदा बच गया, अदरवाइज उस बच्चे का पूरा कैरियर चौपट हो जाता। हाँ, sure। तो इस प्रोफेशन में आने के पीछे रियल रीजन मेरा यही है कि मैंने पुलिस की ब्रुटैलिटी को बहुत ग्राउंड लेवल पे देखा है। वैसे कहूं, मैं पुलिस वाले का ही बेटा हूँ, ठीक है। घर वाले खिलाफ ही जा रहे हैं भाई। नहीं, घर वाले के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, मैं पुलिस वाले का ही बेटा हूँ, और होपफुली मैं पुलिस वाले का सन इन लॉ भी बनने जा रहा हूँ, ठीक है। Okay। लेकिन वो सब चीजें अलग है। लेकिन जो पुलिस ऑफिसर्स, बहुत ईमानदार ऑफिसर्स भी हैं, लेकिन 90% ऑफिसर्स अपनी ड्यूटी को सही से फॉलो नहीं करते, अच्छे भले इंसान का जीवन चौपट कर देते हैं। उसी ब्रुटैलिटी से लोगों को बचाने के लिए मैंने इस प्रोफेशन को चुना है। क्राइम रेट जो आपने कहा ना कि क्राइम रेट ज्यादा है इसलिए आपने इस प्रोफेशन को चुना, 90% क्राइम फर्जी होते हैं, 90% केसेस फॉल्स होते हैं, बहुत सारे केसेस पुलिस के स्क्रिप्टेड होते हैं, बहुत सारे केसेस लोग एनिमिटी में लिखा देते हैं। इसलिए इस प्रोफेशन को चुना ताकि हम लोगों को जस्टिस डिलीवर कर सकें। दिस इज द ओनली रीजन हम यहाँ पर आए।
ओके। ये जैसे आपने पुलिस वाली बात कही, ईज़ी होता है उनके लिए किसी को भी फ्रेम करना? पुलिस के लिए हुँ, कितना इजी होता है। अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरी गाड़ी आपके स्टूडियो के बाहर खड़ी हुई है, मेरी गाड़ी में आएंगे, वो एक सफेद रंग का पाउडर रख देंगे, रिकवरी कर लेंगे, कह देंगे इनकी गाड़ी से बरामद हुआ है नशे का सामान, कोकीन बरामद हुआ है। अभी तो रिकवरी हो गई ना, रिकवरी उन्होंने ही बनानी है वो, और रिकवरी बनाई उन्होंने, भेज दिया हमको जेल उठा के, हम कोर्ट में जस्टिफाई करते रह जाएंगे। एफएसएल रिपोर्ट कब आएगी, सीसीटीवी है कि नहीं है, मिला कि नहीं मिला, हम तो क्रिमिनल बन गए ना, हाँ, श्योर। हमारी जिंदगी चौपट हो गई एक ना। बार ठप्पा लगने के एक बार बाद ठप्पा बन गया और फिर पुलिस अगर हमसे और व्यक्तिगत रंजिश निकालनी होगी, एक एक दो दो केसेस की क्रिमिनल हिस्ट्री पे गैंगस्टर लगा देती, जिला बदर करा देती, आदमी कहाँ जाएगा। पुलिस के लिए आपको अपराधी बनाना बहुत आसान काम है। ये इसके लिए चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए? चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए, हुँ, लेकिन चेक्स एंड बैलेंसेस करेगा कौन। गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट रेगुलेशन लाती नहीं है, जुडिशरी की बात ये लोग ढंग से मानते नहीं है। जब तक हाईकोर्ट का डंडा नहीं चलता, पुलिस वाले किसी प्रकार का काम नहीं करते। अब क्या गवर्नमेंट को नहीं पता कि पुलिस फर्जी केसेस करती है? क्या एसपी को नहीं पता उसका दरोगा घूस लेता है? सबको पता है, लेकिन एक पूरा नेक्सस चलता है, पूरा चैनल चलता है। अब कई बार क्या होता है, एसएचओ कहेगा अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से कि तुम्हें मैं ये विवेचना दे रहा हूँ करने के लिए, तुम्हें विवेचना प्रॉपरली करनी है। चलो मैं कह रहा हूँ एसएचओ लाख गुना बेहतर होगा, जो विवेचना कर रहा है छोटे छोटे मुकदमे, वो कहेगा मान लो लेट से कह रहा हूँ मैं 498 की एफआईआर हुई, पूरा परिवार नामित हो गया उसमें, पूरे घर के लोग। ये 498 हाँ मान लो 498 है, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने लिया कि 498 ए का मुकदमा अगर पंजीकृत किसी व्यक्ति के खिलाफ हो गया, उसकी पत्नी ने मुकदमा लिखा दिया, तो पत्नी क्या करती है, पूरे परिवार का नाम डाल दिया। अगर मेरे दीदी जीजा अब्रॉड में रह रहे हैं तो उनका भी नाम डाल देंगे। फिजिकल प्रेजेंस नहीं जरूरी है, ओके। उसके लिए मेंटल फिजिकल क्रुएलिटी कही गई है इसमें। उन्होंने हमें फोन से प्रताड़ित कर दिया, सबके नाम पर एफआईआर रजिस्टर हो गई। अब आईओ जानता है कि उनका कोई रोल नहीं है, ना कोई कॉल रिकॉर्ड है, ना कोई इतिहास है इस तरीके का कि उनसे कन्वर्सेशन हो रखी है, वो सारे एविडेंस दे रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग स्टेज पे एफआईआर लिखने के नाम पे पैसा खरीदा जाए, लिया जाएगा कंप्लेनेंट से, उसके बाद धारा बढ़ाने के नाम पे कंप्लेनेंट से पैसा लिया जाएगा, और दूसरी पार्टी से भी वो पैसा लेंगे, कहेंगे कि हम नाम काट देंगे, तुम्हारा नाम कट जाएगा। फिर आप सोचोगे यार मेरा नाम कट जा रहा है यार, 50,000 मांग रहा, दे दो चुपचाप, नहीं मेरा कैरियर चला जाएगा, हाँ, चलो 50,000 उसको दे दोगे। धारा बढ़ाने के नाम पर, धारा घटाने के नाम पर, नाम बढ़ाने के नाम पर, नाम काटने के नाम पर आपसे पैसा वसूला जाएगा। क्या ये पता नहीं है? पैसा लिया जाता है, लोग पैसा लेते हैं, देते हैं और उसकी लाइफ फेल कर लेते हैं। तो चेक्स एंड बैलेंसेस कुछ नहीं है यहाँ पर, पुलिस में कुछ नहीं है। अब उस तरीके से कहते हैं कि पुलिस स्टेशन जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में नहीं आता, वैसे में नहीं आता है। पुलिस स्टेशन में आप वीडियो बना सकते हो, जाके बना के हो वीडियो, किसी के दम हो जाके वीडियो बना के आए पुलिस स्टेशन में, 4 घंटा आप मार के वहीं बैठा देगा। हाँ, हाँ, यही इसी पे मेरा क्वेश्चन भी था। जैसे जी। क्या होता है ना, आपने बहुत सही ये तार छेड़ दिए, तो उसमें हाँ क्वेश्चन मेरा था एग्ज़ैक्टली कि जैसे कई बार होता है ना कि जैसे आसाराम बापू का आपने केस देखा होगा। हाँ। जब कोई विटनेस होता है, हम्म, विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट अभी तक हमारे इंडिया में नहीं है। हम्म, कोई भी विटनेस होता है, सबसे ज़्यादा लाइफ उसी की गड़बड़ है। हाँ एक तो उस बेचारे ना तो कोई क्राइम किया है, ना वो विक्टिम है। हाँ। बस उसकी गलती इतनी है कि उसने क्राइम होते हुए देखा है। देखा है। और अगर क्रिमिनल उस केस में कोई पावरफुल इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, तो फिर उस केस में सारे जितने भी विटनेस हैं, उनको खतरा हो जाता है। बिल्कुल। किसी के मर्डर हो रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, या कोई जो है गायब हो जा रहा है। बिल्कुल। और पुलिस इन मामले में उनका सपोर्ट करती है, हाँ राइट? बिल्कुल करती है। तो ये चीजें कैसे ठीक की जा सकती है? देखिए विटनेसेस की, मुझे लगता है कि अगर विटनेस किसी को होना है तो एक ऐसी नियमावली आनी चाहिए कि पहली चीज, प्रोटेक्शन तो हर विटनेस को दे नहीं पाएगी, ठीक है। और अगर देते भी हैं, हाईकोर्ट प्रोवाइड कराता है, तो वो जैसा मूवीज में हमने देखा है, एक सूखा सा आदमी है जो हाँ बिल्कुल। पता नहीं कौन सी बंदूक लिए है, वो प्रोटेक्ट कर रहा है। अब सबसे इनकम्पिटेंट आदमी को सिक्योरिटी में भेजते हैं लोग, सबसे इनकम्पिटेंट आदमी को, जो किसी काम का नहीं होगा, एक तरीके से वो पनिशमेंट काट रहा होगा। थाने पे रहने वाला दरोगा वो पनिशमेंट नहीं काट रहा, वो मौज काट रहा होता है। और ये लोग डरते किसी से नहीं पुलिस वाले, इसलिए वो कहेंगे हम ज्यादा ज्यादा लाइन लाइन हाजिर हो जाएंगे। एक दरोगा से मेरी बात हो रही थी, उसने कहा कि जो है क्या होगा, मेरा फ्रेंड है वो खुद दरोगा है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, उसने मुझसे कहा क्या होगा यार, मैं पुलिस है, ठीक है, हम अभी थाने पे, मान लो तुमने कुछ कर दिया हमारे खिलाफ, हम लाइन में चले जाएंगे, मतलब पुलिस लाइन में चले गए तो पुलिस तो अपने घर ही वापस आ गई, हमारे खिलाफ क्या हुआ, कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो पनिशमेंट भी केवल एक नाम ही है वो। पनिशमेंट, लाइन अटैच करना कोई पनिशमेंट नहीं है, और सस्पेंशन भी कोई पनिशमेंट नहीं है। आधी सैलरी मिल रही ना उसने, दोबारा बहाल हो ही जाना है, टर्मिनेट करके दिखाओ। कई बार ये भी होता है ना, जैसे वही क्वेश्चन पूरा अगर मैं करूं, इन्फ्लुएंशियल पर्सन का अगर कोई भी आपके साथ हुआ है, लड़ाई मैटर हुआ है कुछ भी, हाँ। तो अगर आप थाने में जाएंगे, पुलिस स्टेशन में जाएंगे, कंप्लेन रजिस्टर करने के लिए कहते हैं, तो पहली बात तो वो करते ही नहीं है प्रेशर की वजह से। हम्म, और अगर करते भी हैं तो चार्जेस जो है बहुत लो ग्रेड के लगाते हैं। हाँ। हाउ शुड यू डील विद दिस? देखिए जब आप पुलिस स्टेशन गए, कंप्लेंट वो आपकी नहीं ले रहे, ठीक है, सबसे बढ़िया तरीका होता है उसी, आप देखिएगा थाने के आसपास एक होता है डाकघर,
ठीक है, वो पुलिस वाला आपका कंप्लेंट नहीं रह रहा, उसी के थाने के सामने जाइए, 10 रुपए का कागज खरीदिए, उस पर अपनी एप्लीकेशन लिखिए, ठीक है, उस एसएचओ को भेजिए वहीं डाकघर से, और उसके बाद उसके कंसर्न कमिश्नर ऑफ पुलिस, या अगर एसपी बैठता है आपके इलाके में कमिश्नरेट नहीं, तो उसको भेज दीजिए। भेजने के बाद आप कोर्ट चले जाइए, कोर्ट जाइए, कोर्ट को अपने ग्रीवांसेस बताइए कि भाई हमारा मैटर कॉग्निजिबल है, हमें प्रोटेक्शन चाहिए थी, या हमारे साथ एक्सवाइजेड घटना घट रही है जिसमें पुलिस को हमने सूचना दिया, व्यक्तिगत भी गए, व्यक्तिगत इन्होंने हमें भगा दिया इन्फ्लुएंस होने की वजह से, उसके बाद हमने इनको लिखित शिकायती पत्र भेजा, लिखित शिकायती पत्र भेजने के बाद भी इतने मन बढ़े पुलिस वाले, उनके अधिकारी भी, और वो भी उनके कमिश्नर को भी भेजा, एसएचओ को भी भेजा, लेकिन उनके द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करी गई, इसलिए साहब आपकी शरण में आए। आपके वकील साहब वहां बहस करेंगे और मजिस्ट्रेट साहब उनसे एडीआर मंगा लेंगे कि तुमने, अगर तुम्हारे पास ये बंदा गया हुआ था एक पर्टिकुलर मैटर को लेके, कि तुमने उस पर क्या एक्शन लिया, एक्शन टेकन रिपोर्ट मंगाई जाती थाने से। अभी आप अगला क्वेश्चन काउंटर करो, उससे पहले मैं मार दे रहा हूँ, अब थाने से रिपोर्ट मंगाएगी, अब आप कहोगे थाने पे जब ये गए थे तो पुलिस पॉजिटिव रिपोर्ट क्यों देगी कि हाँ इनके साथ कोई घटना कारित हुई है ना, पॉजिटिव रिपोर्ट तो देगी नहीं, पुलिस कह देगी ऐसी कोई घटना इनके साथ नहीं कारित हुई थी, क्योंकि आप कंप्लेंटेंट हो, आप कंप्लेंट करने गए हो, पुलिस से एग्रीड हुए हो, तभी तो आप मजिस्ट्रेट कोर्ट में पहुंचे हो। अब वो मजिस्ट्रेट को अगर ये लिख के दे देगा कि भाई हाँ इनके साथ घटना कारित हुई, तो कैसे माना जाएगा, वो तो खुद ही फंस जाने वाला है, इसलिए वो लिख के देगा कोई ऐसी घटना कारित नहीं, कुछ नहीं हुआ। वहां पर सारा का सारा खेल आपके पास जो एविडेंस है और जो आपके लॉयर की स्किल है उसका होता है। आप कह रहे हो अपोजिट पार्टी इन्फ्लुएंशियल है, ठीक है, उसके कुछ मैसेजेस तो होंगे आपके पास, कोई चैट्स तो होगी, तो सबसे बड़ा आपका एविडेंस यही है कि आपने संबंधित अधिकारी को, एसएचओ को भी और उसके सुपीरियर ऑफिसर को अपने शिकायती पत्र भेज दिया। ये एविडेंस है कि भाई हमारे साथ इस तरीके की घटनाक्रम कारित हो रहा है, और इसमें अगर आपने कोई इंटरवेंशन नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं करी, तो हमारी जान को थ्रेट है, मार दिए जाएंगे हम। मजिस्ट्रेट साहब को अगर ये आप कन्विंस कर ले गए, तब आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाएगी, उसमें कार्रवाई होगी। इस मैटर में आप प्रश्न करो, उससे पहले मैं और क्लियर कर दे रहा हूँ। मजिस्ट्रेट साहब 3 चीजें देखते हैं बेसिकली, जब भी आप उनके पास एफआईआर लॉन्च कराने के लिए किसी मामले में जाओगे, कि किसी मैटर में एफआईआर लॉन्च करानी है, तो सबसे पहला चीज वो देखते हैं कि पहली चीज तो वो मैटर कॉग्निजिबल है कि नहीं, संज्ञेय अपराध है कि नहीं, पहली चीज वो देखेंगे। तो आपको ये ऐसा प्रूफ होना चाहिए कि मैटर कॉग्निजिबल है, आपकी लाइफ और लिबर्टी से, आपकी जान को खतरा है, पर्सनल लाइफ लिबर्टी का मैटर है, कुछ ऐसा मैटर है, वो होना चाहिए। दूसरी चीज ये हो गई कि वो देखते हैं कि आपने उच्चाधिकारियों को उनके शिकायती पत्र भेजा कि नहीं भेजा, उनको इन्फॉर्मेशन भेजा कि नहीं भेजा। तीसरी चीज आपके लॉयर साहब की बहस है। ये 3 चीजें अगर आपके पास अप्रोप्रिएट तरीके से मौजूद है, तो आपके मैटर में एफआईआर पंजीकृत करने का आदेश दिया जाएगा, फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। यही सारा प्रोसीजर आपने अपनाना है। मेरे 2 क्वेश्चन हैं। हाँ जी। पहले तो हम आते हैं कैमरे वाली बात पे, जो रिकॉर्डिंग वाली बात। हाँ जी, हाँ जी। उस पे आते हैं, जैसे कोई गया, कंप्लेन वाली बात हमारी पूरी हुई, कोई जब गया, सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिक्ट थी, उसमें उन्होंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये पुलिस स्टेशंस जो हैं अंडर सीसीटीवी सर्विलांस होने चाहिए। हाँ जी। ठीक है। उसके बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी ने एक बार कहा था कि अगर आपका कोई भी सरकारी बिल्डिंग में आपसे करप्शन से रिलेटेड कोई भी मैटर होता है, आप सीधे वीडियो बनाओ, मेरे पास आ जाना, मैं देख लूंगा। तो इससे हमें ये एक कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं कि हम पुलिस स्टेशन में अगर हमारी कोई कंप्लेंट रजिस्टर नहीं कर रहा है, तो उसकी वीडियोग्राफी कर सकते हैं कि नहीं, या अगर कर रहे हैं, जो चार्जेस फ्रेम कर रहे हैं वो लो ग्रेड के तो नहीं है, तो क्या उसकी वीडियो बना सकते हैं, ये राइट है या नहीं? वीडियो बनाने का फुल राइट है आपके पास। बहुत सारे स्टेट हाई कोर्ट्स के जजमेंट हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं कि आपको पुलिस स्टेशन में वीडियोग्राफी करने से किसी कीमत पर नहीं रोका जा सकता है। ठीक है। आप वीडियो बना सकते हो, लेकिन क्या होता है ना कि पुलिस, ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी है कि पुलिस बहुत मारेगी भाई साहब, बहुत पीटे जाओगे। उनके पास एक पट्टा होता है जिसपे लिखा होता है आओ मिलो चलो साजन, और मार मार के भाई साहब पिछवाड़ा तोड़ देते हैं वो। बहुत देसी भाषा में बात कर रहा हूँ, हम लोग यूपी वाले आदमी तो बहुत क्लियर कट बात करते हैं। तो पुलिस वहां पीटेगी बहुत। आप माइक्रो कैमरा रख लो, स्पाई कैमरा रख लो, उससे उनकी रिकॉर्डिंग करके कायदे से वायरल कर दो, कुछ नहीं होगा, सस्पेंड होएंगे, बैड एंट्री मिलेगी, वेतन रुक सकता है। अगर लग के लड़ोगे तो पुलिस बहुत बड़ी तोप नहीं है। मैंने नाम नहीं लूंगा, एक दरोगा साहब थे, कंप्लेनेंट के साथ मिलके एक बंदे के ऊपर एफआईआर लॉन्च कर रहे थे। मतलब एफआईआर लॉन्च करने का तात्पर्य उसके साथ जो है ये कंप्लेनेंट के साथ मिले और उसमें पैसा वसूल रहे थे। उसको बोले तुम इनके ऊपर रेप चार्जेस लगाओ और उसके बाद इनसे वसूली करो, इनसे मोटा पैसा मिल जाएगा, और उसके बाद फिर जो है हमको इतना सम ऑफ पैसा दे देना, हम बाकी चीजें संभाल लेंगे। और उस मनबड़ महिला ने उन भाई साहब को स्क्रीनशॉट भेज दे कि ये पर्टिकुलर जो है इंचार्ज साहब ने मुझे बोला हुआ है। स्क्रीनशॉट्स को तुरंत हम लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया और उस दरोगा को इन पर्सन पार्टी बनाया मुकदमे में, उस महिला के साथ उनके खिलाफ मुकदमा दाखिल कर दिया। उसी मुकदमे ने इस क्लाइंट को वरदान दे दिया
पहले हमने 156(3) डाली, कोर्ट ने एफआईआर लिखने का आदेशित कर दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ, दरोगा जी ने रातों रात, जब यहाँ पे इनको एटीआर भेजना था, जैसे मैंने कहा ना 156(3) में जाओगे तो एटीआर मांगा जाता है, रिपोर्ट जो इनको प्रेषित करनी थी, रिपोर्ट प्रेषित ना करने के बजाय पहले उस लड़की से रातों रात इन्होंने एफआईआर लिखवाई, रेप की उन भाई साहब के ऊपर। एफआईआर लिखाने के बाद जो है उनको जेल भेजने की संस्तुति करने की कोशिश करने लगे वो। मैंने उसे फरार करा दिया, ठीक है, गायब हो जा। हाँ, खुली बात है भाई, क्लाइंट है मेरा, मेरे पास आया हुआ है, मेरा प्रथम दायित्व है कि मैं उसकी प्रोटेक्शन करूं। किसी कीमत पे उसे जेल नहीं आने दूंगा। अगर सामने आया तो मैं चाहे साम दाम दंड कुछ भेद कुछ भी खेलना पड़े, ठीक है, क्योंकि उसको डिफेंस का राइट है। मैंने उसे एक होटल में कहा कि यहीं रुको आराम से, जब मैं स्टे करा दूंगा तो हाईकोर्ट में उसका क्रिमिनल लिट डाला, स्टे हो गया। और दिखाया कि देखो ये पुलिस का कंडक्ट है, पुलिस के खिलाफ मुकदमा लिखाया हुआ है, पैसा मांग रहे थे, कोर्ट ने कहा इसको क्वेश्च करेंगे, उस पर स्टे दे दिया। फिर उसके बाद फिर स्टे के बाद आदमी उसको लगा कि केस खत्म हो गया, दोबारा आया नहीं, वो मौज कर रहा होगा कहीं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि वो जो पट्टे से मारते हैं, हाँ आमिलो साजन, हाँ उस पे लिखा हुआ है, हाँ जी। तो ये हमारे पास क्या लीगल राइट है, इसका कुछ आपके है? पास लीगल राइट ये है कि आप पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में जाइए। आप पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी नाम सुन के लगेगा कि इसमें पुलिस वाले ही बैठते होंगे। हाँ, वही बात है ना कि जिसने हमारे साथ क्राइम किया हम उसी से कह रहे हैं भैया बचा लो। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें रिटायर्ड जजेस बैठते हैं। अगर आप ढंग से, मैंने कहा ना, ढंग से लगोगे किसी के पीछे अगर, तो पक्का उसको ले जाओगे। ओके। वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसली आवत जात है पत्थर परत निशान। हाँ हाँ ठीक है, हाँ, उसी तरीके से पुलिस के खिलाफ लड़ना इतना आसान नहीं है। क्योंकि आप सिस्टम के अगेंस्ट जा रहे हैं। सिस्टम के अगेंस्ट जा रहे हैं, और सिस्टम के अगेंस्ट जब आप जाएंगे तो फिर आपको स्लो एंड स्टडी विद द रेस, एक वो मोतीलाल ओसवाल है, उसका टैगलाइन है ये, बड़ी अच्छी लगती है मेरे को ये। वो धीरे धीरे आप उसके पीछे लगे रहोगे ना, एकदम कछुए की तरह, पक्का उसको डिफीट करोगे। पीछे लगे रहोगे पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी को। पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बाद में कहता हूँ, उसमें रिटायर्ड जजेस बैठते हैं, कार्रवाई होगी नहीं होगी, वो टाइम लगेगा क्या लगेगा, वो कहता हूँ जाना चाहिए, जाना चाहिए, मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ। मैं सीधा कहता हूँ कि उसके ऊपर क्रिमिनल मुकदमे पंजीकृत कराओ। ओके। जो पुलिस वाला आपको मार रहा है उसके खिलाफ क्रिमिनल मुकदमे पंजीकृत कराओ, उसको जेल भिजवाओ। उसका प्रमोशन रुकेगा, उसकी सैलरी रुकेगी, इंक्रीमेंट्स रुकेंगे, और जीवन भर वो आपको याद करेगा। और जब ये पहले ये पुलिस वाले जो दबंग बनते हैं अपने आप को ना, जब आप इनके खिलाफ मुकदमे कर दो, इनके खिलाफ कार्रवाई करने लगो, तो ये घर मिठाई का डब्बा लेके आते हैं ओके। कि साहब गलती हो गई हमसे। ये होता है पुलिस की हकीकत। ये कोई भी दरोगा होगा उसको अपनी नौकरी से ज्यादा प्यारा कुछ नहीं, क्योंकि वो सब कंफर्ट जोन में रहते हैं। उनको पता है कि मैं चौकी इंचार्ज हूँ, इलाके का 50,000 रोज कमा लूंगा। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ कि हर पुलिस ऑफिसर करप्ट है, लेकिन जो डेटा आता है डेली, आप न्यूज में देखते हो कितने लोग पकड़े जाते हैं। अभी एक लोग कानपुर में साहब पकड़े गए थे, आलू आलू कांड, 5,000 रुपए एक आलू। तो उनका कोड वर्ड था अच्छा, कि 5 आलू चाहिए कि 6 आलू चाहिए, इस तरीके से पैसा मांगते थे, गिरफ्तार हो गए। मतलब एक आलू हाँ में शायद, हाँ, 5,000। 5,000 रुपए शायद, और शायद अरेस्ट हुए कि नहीं, मैं एग्जैक्ट क्लियर नहीं हूँ। ये मैंने वीडियो सोशल मीडिया पर देखा था, किसी न्यूज चैनल के पोर्टल पर। ओके। एक इंसिडेंट है हाँ भाई, आप मुझे उसकी लीगल बेस्ट रेमेडी बताइएगा क्या हो सकती है। जी। इंसिडेंट ये है कि दो पक्ष हैं, उनकी आपस में लड़ाई हुई। सेकंड जो एक जो पक्ष है उसने अगेंस्ट वाले को, अपोजिट वाले को, उनके घर की एक लेडीज को मारा है, सिर फूट गया उनका हाँ कायदे से बहुत ज्यादा। हाँ तो जिनका सिर फूटा है, जो विक्टिम है, पुलिस स्टेशन गए हैं। वहां पहली बात तो कंप्लेन नहीं लिखी गई। कंप्लेन लिखी गई तो चार्जेस बहुत लो लगाए। अपोजिट पार्टी ने क्या किया, जिन्होंने सिर फोड़ा है उन्होंने क्या किया कि जैसे कहते हैं ना, हमारे यूपी में सबसे बड़ा विधायक है, वो संरक्षण में है उनके। उनका प्रेशर बराबर जा रहा है पुलिस स्टेशन पे कि इनके अगेंस्ट कोई भी चार्जेस फ्रेम नहीं होने चाहिए। और ऊपर से क्या किया है, जो विक्टिम है उनके घर वालों पे ही SC ST एक्ट लगवा दिया है, झूठा। ओके। उस इंसिडेंट में करीब 10 से 15 गवाह भी हैं जो कह रहे हैं कि ये झूठा है। जो SC ST एक्ट इन्होंने लगवाया है, उसको कुछ और भी बोलते हैं, क्या, हरिजन एक्ट। हरिजन एक्ट, इसका एक्सीडेंट हुआ था इस लड़के का, और ये फर्जी जो है इन्फ्लुएंस में आके SC ST एक्ट इसने लगवाया है। तो उसके लिए बेस्ट वे क्या है जो हम बच सकें? देखिए, SC ST एक्ट लग गया तो समझ लीजिए वो जीवन खत्म है एक तरीके से। सच कहूँ तो जीवन खत्म ऐसे है ना, पहली चीज तो उसमें पैसा मिलता है। 90% फर्जी मुकदमे SC ST एक्ट के, पॉक्सो के इसलिए आते हैं क्योंकि उसमें पैसा मिलता है। स्टेट पैसा रिलीज करती, पैसा मिलेगा, तो एक बार तो पैसा आपसे लिया, फिर दोबारा समझौता करने के नाम पे पैसा लेगा, तो उसने आपको SC ST एक्ट में फंसा दिया। तो समझ लीजिए उसने अपने लिए संजीवनी बूटी ले रखी है। सरकार के पैसे से आपसे लड़ना क्या जा रहा है, पैसा कहीं देना नहीं, उसके लिए स्टेट होगी। SC ST एक्ट लगा हुआ, स्टेट होगी, वो कंप्लेनेंट है। दुनिया भर की चीजें, बहुत सारा आयोग आयोग भी है। बहुत ज्यादा बोलना ठीक नहीं है इस चीज पे, क्योंकि मेरा ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंट है इस मामले में। SC ST एक्ट के लिए रेगुलेशन है कि अगर आपने किसी को अपशब्द कहे हैं या जाति सूचक शब्द कहे हैं, तो दैट शुड बी स्पोकन इन पब्लिक डोमेन।
सबने सुना हुआ होना चाहिए। अब जब आप खुद बता रहे हो कि उसमें बहुत सारे विटनेसेस हैं, किसी ने सुना ही नहीं हुआ है। हाँ, कुछ नहीं, इनफैक्ट वो तो कह रहा है कि भैया तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, हाँ, तो सबने देखा है वो, जब लेकिन वो फर्जी लगा जब रहा है। वो एक्सीडेंट है वो फर्जी लगा रहा है। हालांकि पुलिस, अगर उसमें देखना पड़ेगा कि सेक्शन कौन सा लगा रही है, कि लेस देन 7 ईयर वाले सेक्शन लगा रही है या मोर देन 7 ईयर वाले सेक्शन लगा रही है। लेस देन 7 ईयर वाला है तो उसको जेल नहीं जाना इमीडिएटली, क्योंकि एसके एंटिल का जजमेंट है, बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। ओके। लेकिन अगर मोर देन 7 वाला है तो वो जेल चला जाएगा। अगर एंटिसिपेटरी बेल और अप्रोप्रिएट स्टे में नहीं जाएगा, अप्रोप्रिएट रेमेडी नहीं लेगा, तो वो जेल चला जाएगा। उसकी लाइफ तो नरक है। एक झूठा मुकदमा उसकी लाइफ नरक कर देगा। उसके लिए हकीकत है, ये जुडिशियल सिस्टम की, लीगल सिस्टम का लूपहोल सबसे बड़ा यही है कि एक झूठा मुकदमा आपकी लाइफ खराब कर देगा। कुछ ऐसे ऐसे प्रोविजन है जिसमें आपको एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी, आपको अरेस्टे कोर्ट नहीं देना चाहेगी, और आपको एक बार जेल के दर्शन करने ही करने पड़ेंगे। तो इस मैटर में भी SC ST एक्ट लग गया तो उनको दर्शन जेल के करने ही करने पड़ जाएंगे। ओके। और SC ST में भी अपील पड़ती है, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी इनको। इट्स बेटर कि लीगली तो नहीं कहेंगे कॉम्प्रोमाइज कर लो, ठीक है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज के टेबल पे एंड ऑफ द डे तो दोनों पार्टी बैठेंगी ही बैठेंगी। अदरवाइज कितने साल तक इसमें जेल हो सकती देखिए, है? कई में 7 साल के ऊपर की है, कई में 10 साल की। उसमें बहुत सारे सेक्शन है, वो हर सेक्शन अलग अलग पनिशमेंट कैरी करता है। ये बेलेबल है, नॉन बेलेबल? वेलेबल, नॉन वेलेबल है। अब सबसे मजेदार देखो, उसको मारा मारा, उसका सर भी फोड़ दिया। अब पुलिस उसके खिलाफ मिल गई उससे, और अगर ये महिला चाहे तो इसमें एडवांटेज ले सकती थी, लेकिन वो कैसे? अच्छी महिला थी, उसने एडवांटेज नहीं लिया। वो कह देती घर में घुस गए थे, हम्म। 354 लगा, घर में घुस गए थे, किसने देखा क्या कर दिया। वो कह देती मेरा रेप कर दिया है, ये सब जेल चले जाते। लेकिन उसको अपनी अस्मिता प्यारी थी, हाँ हाँ, श्योर। उसको अपनी इज्जत प्यारी थी, इसलिए वो नहीं लगाया। और ये लोग इतने निम्नतम स्तर पे चले गए, झूठा मुकदमा पंजीकृत करा दिया। इनफैक्ट फिर जो एमएलए साहब हैं उनका भी प्रेशर आ रहा है। MLA साहब का प्रेशर आता है। इस प्रेशर में हो गया नहीं, अगर वो महिला जिद पे आ जाए कि मेरे घर में घुसे, मेरे सर पे चोट लगी है, मेडिकल कंडक्ट हुआ है और मेरे साथ इन्होंने ब्रुटैलिटी करी है, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, और मैं गारंटी दे रहा हूँ रेप का मुकदमा पंजीकृत होगा, जेल जाएंगे सब लोग, कोई नहीं बचेगा। MLA साहब बहुत बड़े तो थोड़ी ना। एक MLA तो थे यहाँ पे उन्नाव में, जेल में जिंदगी कट गई। एक बहुत बड़ी पार्टी के MLA थे, पूरी जिंदगी जेल में कट रही है। अभी एक मंत्री थे यूपी गवर्नमेंट में, जेल में कट रही है। तो रेप के एलिगेशन सही लगे या झूठे लगे, जेल गए आप तो खत्म हो गए। और ये सब मैटर्स ऐसे होते हैं कि गवाही लड़की की सबसे बड़ी चीज, जो चीफ होता है बहुत बड़ी चीज है। 161 में उसने क्या कहा है, 164 में क्या कहा है, और उसने अपने चीफ में क्या कहा है। ओके। अगर उसने स्पेसिफिक एलिगेशन लगा रखे हैं तो कोई नहीं बचा पाएगा। वो महिला अच्छी है इसलिए उसने नहीं फंसाया, अदरवाइज तो आजकल तो ट्रेंड चल रहा है लड़कियों के द्वारा, हाँ हाँ। किसी को भी इम्प्लीकेट कर दो हम्म। और उससे एक्सटॉर्ट कर लो। आते हैं यही जो आपने सवाल किया, बताया अभी हमें कि अभी क्या हो गया ना, एलिमनी एक ट्रेंडिंग हॉट टॉपिक है। हाँ। कई लोगों ने तो इसको क्या किया है ना कि बिजनेस बना रखा है, शादी करेंगे, कुछ टाइम बाद अलग होंगे, हमको मोटा पैसा मिलेगा एज अ कंपनसेशन, एज अ एलिमनी। यस। व्हाट डू यू थिंक ऑन इट? कितना दहेज चाहते हो अपनी शादी में, कितना पैसा लेना चाहते हो अपनी शादी में। डाउरी तो इलीगल है। डाउरी लीगल है ना। हाँ। लड़की कहती है ना कि हमने अपनी हैसियत से बढ़ के दान दहेज दिया। हम लोग FIR पढ़ते हैं ना, जब आता है, जब भी 498A का मुकदमा आता है तो उसमें लड़कियां लिखी रहती हैं कि हमारे पापा ने अपनी हैसियत से बढ़ के 50 लाख रुपए दान दहेज दिया। DP एक्ट में, डाउरी प्रोविजन एक्ट में ये है कि दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। क्या आपने कभी सुना दहेज देने के लिए किसी लड़की के बाप को जेल भेजा गया? नहीं, कभी नहीं। पुलिस FIR लिखाने जाइए, आप पुलिस के पास जाइए, कहिए FIR लिखो, ये कह रहे हैं दहेज दिया है। मैं तो कह रहा हूँ नहीं लिया, ये कह रहे हैं दिया है। अगर इनके ऊपर FIR लिखो, लोग थप्पड़ मारेगा क्या, चले यहाँ से। ग्राउंड रियलिटी ये है। ग्राउंड रियलिटी ये है। DP एक्ट कहता है कि लेना देना दोनों अपराध है। जब वो कह रहे हैं हमने 50 लाख दे रखा हुआ है, तो जेल भेजो ना उनको, ऊपर भी मुकदमा लिख के। हमने लिया, हमको तो तुम भेज ही रहे हो, हमारे खिलाफ मुकदमा तो तुम लिख ही चुके हो। जब वो अपनी FIR में एडमिट कर रहा है मैंने पैसा दिया है, ठीक है भेजो। और दूसरी चीज, 50 लाख मान लो उसने कह दिया कि हमने दे रखा है, 50 लाख आए कहां से बाबूजी? इनकम टैक्स तुम फाइल नहीं करते हो, तुम्हारे पास कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं है। तुम कह रही हो कि तुमने जो है कोई प्रॉपर्टी बेच के शादी करी है, तो प्रॉपर्टी का एलिनेशन जो कर रखा है, सेल डीड दिखा दो। तुमको बैंक अकाउंट में पैसा मिला हुआ, अगर मान लो तुमने कहा कि मैंने लोन लिया अपने रिलेटिव से, 50 लाख तो घर में नहीं रखे होंगे। हाँ, श्योर। 1 लाख भी घर में आदमी नहीं रखता, मेरे पास तो नहीं है कि मैं घर में नहीं रखूं। रखता, ऑब्वियसली नहीं रखता। भाई नहीं रखता आदमी, बैंक से निकाल के देगा ना, वो ट्रांजेक्शन दिखा दो, वो भी नहीं होता। आप GST बिल मांग लो, दुकान का पक्का बिल मांग लो, वो भी नहीं होता। तो इस तरीके की चीजें। आपका मूल प्रश्न था कि वो जितना एलिमनी वाला, वो डाइवर्ट हो गई क्योंकि चीजें ऐसी हैं ही। हाँ, श्योर। अब एलिमनी वाली बात, मैंने ये DP एक्ट इसलिए छेड़ा था कि दहेज लेना अपराध है, तो एलिमनी लेना आपका लीगल राइट है। हमारे कंट्री का सिस्टम ये है। अब शादी दोनों लोग करते हैं, लड़का लड़की दोनों करते हैं, एलिमनी लड़का देता है, लड़की क्यों नहीं? अगर लड़की की जिंदगी के 5 साल किसी के साथ वेस्ट हुए हैं या 5 दिन वेस्ट हुए हैं,
तो लड़के के भी तो वेस्ट हुए हैं। हाँ, श्योर। अगर आपने शादी में पैसा खर्चा किया है, आप कह रही हो कि आपके पिताजी ने दान दहेज हैसियत से ज्यादा दिया है, तो उसके फादर भी तो ज्वेलरी लेके आपके लिए गए। उन्होंने भी तो अपने घर पे उसका तिलक किया, रिसेप्शन कराई, उनका भी तो पैसा खर्च हुआ। तो एलिमनी आपको क्यों मिले खाली? वैसे तो नियम ये है कि भाई अगर पढ़ी लिखी महिला है और अच्छी नौकरी कर रही है, वेल क्वालिफाइड है, तो उसको नहीं मिलनी चाहिए एलिमनी, लेकिन कोर्ट ये प्रोविजन है। प्रोविजन है, लेकिन कोर्ट देती है। तो ये फिर गलत कर बाईपास करके देते हैं। वो कह देंगे कि इनकम डिस्पैरिटी, आप हस्बैंड हो, आपकी सैलरी ज्यादा है, वाइफ की सैलरी कम है, जितना डिफरेंस है उतना दो। केसेस तो भाई मैंने कई ऐसे देखे हैं, जैसे कोर्ट की वर्डिक्ट है। मैंने एक पॉडकास्ट किया था हाँ। एडवोकेट का ही, तो वो मुझे बता रहे थे। उन्होंने बोला कि जितना आप डेली वेजेस कमाते हैं उससे आप एलिमनी दो। तो अरे यहाँ पे इनकम डिस्पैरिटी ये तो वाला बहुत छोटी बात है यार। आई वॉज आर्ग्यूइंग अ मैटर इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड मैं उसमें बहस कर रहा था, तो कोर्ट ने कहा ऐसा भीख मांग के दो ना, तुम्हारे पास नौकरी नहीं है तो तुम भीख मांग के पैसा दो उसको, लेकिन तुम्हें देना पड़ेगा। ये ये मैंने अपने अपने कानों से आई वॉज आर्ग्यूइंग फॉर माई क्लाइंट, और उन्होंने कहा भीख मांग के दो, मेंटेनेंस अपनी पत्नी को देना पड़ेगा। बतौर हस्बैंड अब सर पीट लो, हमारे पास अगर इलाज कराने का पैसा नहीं है, हम मर रहे हैं, हमें बीमारी है, लेकिन पत्नी को अब एक केस बता रहा हूँ, बहुत ब्रूटल केस है, नाम नहीं लूंगा क्लाइंट का, बहुत दुख हुआ मुझे। अब एलिमनी वाली बात से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। अच्छा, अब आप समझिए, नोएडा का एक मैटर है मेरे पास। हमारे माँ बाप ने, आपके माँ बाप ने हम लोगों को इतना पढ़ाया लिखाया, बचपन से इस काबिल बनाया, अपनी सारी खुशियां मार के, सारी उन्होंने अपने शौक मार के हमें अच्छे से अच्छा, जो उनकी हैसियत थी उससे बेहतर देने की कोशिश की, दिया। इसलिए दिया हमको कि हमारा बेटा अच्छा संस्कारी निकलेगा, अच्छे संस्कार दिए। जब मैं बुढ़ाऊंगा, जब मेरा बुढ़ापा आएगा, जब मैं किसी काम का नहीं रह जाऊंगा, तो मेरा बेटा मेरी देखरेख करेगा, अपने माँ की देखरेख करेगा। ऐसा ही हुआ। मेरा क्लाइंट है, उसके फादर को कैंसर है। ओके। फादर को कैंसर है, आप समझ लो, ठीक है। अब लास्ट स्टेज पे है वो, फादर के कैंसर चल रहा है, लास्ट स्टेज है, तो इलाज में बहुत पैसा लग रहा होगा। जितना वो कमा रहा है वो अपने बाप के इलाज में ही पैसा लगा दे रहा है। बेसिक नीड्स फुलफिल करना मुश्किल हो गया, इज अर्निंग मोर देन लाख। ओके। लेकिन कैंसर का ट्रीटमेंट कितना महंगा है। हाँ, इनफैक्ट पहली बात तो पॉसिबल ही नहीं है अपने इंडिया। पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन फिर भी आदमी कोशिश नाकाम करता है कि बचा ले किसी तरीके से। उसकी पत्नी क्या कह रही है, अपने फादर इन लॉ को, यूज करूं कि ना करूं उन शब्दों को, लेकिन कर ही ले रहा हूँ। हाँ, हाँ, श्योर। कह रही तू कुत्ता है। अपने ससुर को कह रही है तू कुत्ता है जो मेरे पति के टुकड़ों पे पलता है। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आई डू हैव रिकॉर्डिंग्स ऑफ दैट। मैंने क्लाइंट को बोला, भाई जब उसने मुझे फर्स्ट टाइम अप्रोच किया, मैंने उसको बोला, भाई कि तू रिकॉर्ड करता है कि नहीं करता? कहा आप सीसीटीवी लगवाया है, वॉइस रिकॉर्ड होती है। मैंने कहा सबूत है तेरे पास? उसने कहा हाँ है। मैंने कहा चल ठीक है, लड़ जाएगा। और उनको पोता हुआ है। अब आदमी मर रहा है तो सोचेगा यार मैं अपने लाल को खिला दूं। दादा दादी के लिए जो पोता होता है एसेट होता है बहुत बड़ा। हाँ, हाँ, श्योर। हमारे गांव में कहावत है, मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा है। ठीक है, तो ब्याज होता है पोता, उनको बड़ा प्यारा था। वो बेचारे मतलब खुद तो नहीं फिजिकली फिट है, लेकिन अपने पोते को दुलार रहे थे, लाड दे रहे थे। वो कह रही है तू हराम ज्यादा खुद को संभाल नहीं सकता है, मेरा बेटा क्या संभालेगा? वो क्या अपब्रिंगिंग देगी अपने बेटे को? और उसके बाद उसको कितना पैसा चाहिए 35 दिन की शादी में? यकीन मानोगे कितना चाहिए? 35 डेज की हाँ, शादी है। टोटल 35 दिन की शादी। 35 दिन में ये कांड हो गया। अब आप समझ लो, 35 दिन में ये कांड हो गया। मतलब 35 दिन में कांड होने का तात्पर्य मेरा जो है, ये लोग पहले से लिव इन में रह रहे थे। वो चाइल्ड जो है लिव इन। वो लिव इन वाला चाइल्ड है, ठीक है। लिव इन में रह रहे थे, बच्चा पैदा हो गया, बच्चा मारा नहीं, शादी कर ली। और शादी इन लोगों ने करी जो मंदिर में करी, कुछ इस तरह रजिस्टर्ड नहीं है। और 35 दिनों में मतलब ये स्थिति है कि उनका, इनके पेरेंट्स के साथ 35 दिन टोटल रही हो। 35 दिन का कांड ये है कि उन्होंने कह दिया कि मुझे पैसा कितना चाहिए, 50 लाख रुपए। जब आप देख रहे हैं कि किसी के फादर की कंडीशन ये है, उसके बाद तो अभी क्या जस्टिस वगैरह हुआ? अभी कुछ नहीं हुआ जस्टिस। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। भाई साहब, यहाँ जस्टिस बहुत देर से होता है, अब तो बस प्रोसीजर स्टार्ट हुआ। तभी शायद कहते भी हैं, जैसे आपने बताया ना कि अगर कोई भी लग जाए किसी पुलिस ऑफिशियल के पीछे या किसी के भी पीछे, अगर कोई फॉल्स एलिगेशन लगा रहा है तो उसको सबक सिखा सकता है। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि कई लोग पीछे इसलिए नहीं पड़ते कि जस्टिस हमारे इंडिया में डिलेड है। बहुत डिले, बहुत एक्सपेंसिव है जस्टिस। हाँ, एक्सपेंसिव है। कहते भी ना कि जैसे अगर आपका कोई सिविल मैटर है तो 2-3 साल कम है, काट के चलो। 2-3 साल कुछ नहीं है। ओके। 10 साल। सिविल मैटर कम से कम 10 साल। अच्छा, और हाँ जी। क्रिमिनल मैटर है तो उसमें पैसा भी ज्यादा है और टाइम भी बहुत ज्यादा है। टाइम भी बहुत ज्यादा है। तो इंसान सोचता है कि हम अपना प्राइम यूथ क्यों बर्बाद करें, 5 या 6 साल, लेट्स मैं कॉम्पनसेट। यही चीज, जैसे मैट्रिमोनियल नेचर के जो एलिमनी का सिस्टम है, सारी चीजें हैं, नहीं पड़ता है लोगों का। अब लोग शादी कर लेते हैं, ठीक है, माँ बाप के प्रेशर में आए शादी कर ली, जबरदस्ती शादी कर लेंगे, लेकिन उनका पुराने बॉयफ्रेंड से नहीं खत्म हुआ रहता है। पेरेंट्स के प्रेशर में शादी करेंगी और पुराने बॉयफ्रेंड से खत्म नहीं हुआ रहेगा, और आएंगी चिक चिक करती रहेंगी।
अभी जब ये वाला कांड हुआ इधर, अतुल सुभाष वाला कांड हुआ, उसके बाद जो है ये क्या नाम है, वो एक जूड़ा भाई साहब थे नशेड़ी, साहिल, साहिल एक इंजीनियर का एक इंजीनियर मैटर। साहब वाला मैटर हुआ, अभी एक रिसेंट आया सोनू रघुवंशी वाला। हाँ, शिलांग में जो जिनको मारा। इन लोगों ने चूतिया जैसी शक्ल वाले लड़कों के चक्कर में अपने अच्छे अच्छे पतियों को मार डाला। ठीक, अब इनका सबका अफेयर पहले से चल रहा था, सबका सिस्टम था, सबने पेरेंटल फोर्स में जाके शादी कर ली। सबके माँ बाप को उस समय करंट सिचुएशन में अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी, मेरी प्रतिष्ठा बहुत बड़ी चीज है, मेरी रेपुटेशन नहीं डाउन होनी चाहिए किसी कंडीशन में, पेरेंटल फोर्स में इन लोगों ने आके शादी कर ली। ठीक, माँ बाप को भी ये चीज सोचना चाहिए कि फोर्सफुल तरीके से हम शादी ना कराएं। नहीं समझ में आ रहा है क्या, तो कुंवारे बैठो नहीं कराएंगे शादी, एटलीस्ट वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुल के एंजॉय कर रही होगी ना, किसी का लड़का मरेगा तो नहीं। तो लड़कियां आज की डेट में इसको बिजनेस बना ली, प्री प्लान तरीके से आती है, बॉयफ्रेंड को कहती है तुम टेंशन मत लो मैं मैनेज कर लूंगी। अब पूछो मैनेज कैसे कर लेंगी, कैसे? वो मैनेज ऐसे कर लेंगी, शादी कर लेंगी। और एक लड़की से मेरी बात हुई थी, उसने एक बड़ी घटिया चीज कही थी, मेरी फ्रेंड है, मैं उसको जानता हूँ बहुत सालों से। उसने कहा सेक्सुअल रिलेशन तो किसी के साथ बना सकते हैं, ठीक है, ये उसके वर्ड थे। 17-18 जनवरी को उसने चीज बोली थी, मुझे याद है, उसने बोला सेक्सुअल रिलेशन तो किसी के साथ बना सकते हैं। मैं शॉक हो गया, जब मैंने ये सारे कांड देखना शुरू किए तब मुझे लगा हाँ यार वो तो सही कह रही थी। तो लड़कियों का ये धंधा हो गया, ये मेंटालिटी इस टाइप की होती हाँ, है। इस टाइप की मेंटेलिटी इसलिए होती चली जा रही है कि उनको करनी अपने मूल बॉयफ्रेंड से ही शादी है, ठीक है। और करंट पति से क्या होगा कि माँ बाप ने जोर जबरदस्ती करके शादी कर दी, और शादी हो गई तो फिर पहले दिन से कलेश करने लगेंगी जाके घर में कि हमको मारता पीटता है, ब्रुटैलिटी करता है और सारी चीजें इस तरीके की करता है। वो सब उनका चलने लगेगा, जब रोज रोज लड़ाई होगी, चिक चिक होगी, तो अपने माँ बाप को भी वो बुलाएंगी, फिर माँ बाप आके और प्रेशर क्रिएट करेंगे, हंगामा होगा, तो लड़का क्या कहेगा, भैया तुम चली जाओ, जो तुमको लेना देना है चली जाओ। तो वहां से मोटा एलिमनी निकल के आएगा, 20 दिन 25 दिन 6 महीने की शादी में उनको 50 लाख रुपए मिल गया, 50 लाख मिल गया। अब जो माँ बाप पहले कह रहे थे कि हमारी प्रतिष्ठा, हमारा समाज, हमारी जाति, हमारे लोग क्या कहेंगे, वो सब मर जाएंगे एक किनारे। 50 लाख कैश इन हैंड आ गया, अब कहेंगे मेरी लड़की बहुत ट्रॉमा झेल गया ये भाई साहब। अब उनको सोशल प्रेस्टीज पे कोई सोशल प्रेस्टीज नहीं, अब मैं वही शादी कर दूंगा जहां हमारी बिटिया कहेगी, देसी भाषा में बताऊं तो। अब फिर उनकी शादी उसी बॉयफ्रेंड से होगी जिसके साथ वो पिछले 10-15 साल से, 5 साल से, 7 साल से, 2 महीने से, 3 महीने से रिलेशनशिप में थी। मतलब पति के पैसे से उनकी शादी सुलझाई होगी। ये बिजनेस इस समय चल रहा है। वो तो क्या है ना, जैसे आपने जितने भी केसेस बताया, सोनम रघुवंशी का हो गया, साहिल वाला हो गया, ये केसेस हाईलाइट हो गए, ये एक्चुअल में हाईलाइट हो गए, इसलिए ये चीजें हमारी अपीयरेंस में आ रही हैं। अदरवाइज इतना कितने लोग तो सफर कर रहे होंगे जो टेबल पे सेटल कर लेते हैं। कितने चलो, केसेस आते हैं। अभी लास्ट ईयर इंदिरा नगर में एक जगह पड़ती जरारा, ओके, अब उसमें एक व्यक्ति का मर्डर होता है, उसकी पत्नी ने ही उसको मारा होता है। वो केस हमने किया, उसमें एसपी की जांच लगाई कोर्ट ने, और उसमें क्या होता है कि पत्नी ने उसको मार दिया, मार के उसको पंखे में लटका दिया। अगर मान लीजिए मैं फांसी लगाता हूं तो मैं इतना सेक्सी साइको होऊंगा कि मैं लेडीज अंडरगारमेंट मुंह में ठूस के मरूंगा। जो फोटोग्राफ्स आई, सारी चीजें मैंने ऑब्जर्व किया कि इसने तो मुंह में लेडीज अंडरगारमेंट्स पड़े हुए थे, फर्द पड़ी जब मैंने उसकी तो मुंह में लेडीज अंडरगारमेंट्स, और पुलिस उसको मर्डर नहीं बता रही थी पैसा लेके, उसमें पुलिस सुसाइड दिखाया पुलिस ने। उसमें क्या हुआ, लेडीज अंडरगारमेंट उसके मुंह में फंसे हुए, जैसे ये पंखा है, पंखे से अगर मैं लटकूंगा ऊपर तो मेरे पैर 90 डिग्री नहीं बेंट होंगे, मेरे पैर 180 डिग्री स्ट्रेट रहेंगे तो ही मैं मरूंगा। अगर मैं सपोर्ट ले लेता हूँ 90 डिग्री पे तो मैं मरूंगा कैसे। उसके पैर 90 डिग्री मुड़े हुए हैं, और वहां एक पिलो रखी है, वो पिलो इंटैक्ट है, उस पर कोई असर नहीं हुआ है, और दिखा दिया कि इसने सुसाइड कर रखा हुआ है। और एक्चुअली वो मर्डर था, उसकी पत्नी ने ही अपने आशिक के साथ मिलकर उसको मार दिया था। ऑब्वियसली एक लेडीज एक जेंट्स को तो नहीं लटका सकते। सीसीटीवी निकला, सीसीटीवी में कोई उसके घर आता दिख रहा है, जाता दिख रहा है, 4 दिन से पिछले लगातार उसकी रेकी हो रही थी, सब था, लेकिन पुलिस उसको सुसाइड का ही रंग दे रही थी पैसा लेके। ये कहानी है हमारे यहाँ। अब महिलाओं ने जैसे मर्डर किया, कुछ किया, क्या हुआ उसमें, कितने लोगों को सजा हुई। महिला होने के ग्राउंड पे भी एक लेडी आईएएस अफसर रही है, उनको बेल मिली हुई है, फ्रॉड तरीके से उन्होंने, शायद पूजा नाम है, क्या नाम है मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद है, वो फ्रॉड तरीके से उन्होंने हैंडीकैप का सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया था और आईएएस क्वालिफाई कर लिया, उनको जेल नहीं भेजा महिला होने के लिए। इनफैक्ट अभी ये जो अतुल सुभाष वाला केस है, ऑलमोस्ट 1 साल होने जा रहा है, हाँ, कोई आगे सुनवाई नहीं। अतुल सुभाष वाले केस में जस्टिस बाला एम त्रिवेदी के बेंच में जिस दिन ये था चाइल्ड कस्टडी वाला केस, उन्होंने, जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने, अतुल सुभाष के फादर मदर ने अपने ग्रैंड सन की कस्टडी डाली, तो उन्होंने कहा कि आप लोग स्ट्रेंजर हो, इसके लिए स्ट्रेंजर हो, आपको नहीं जानता, हम कस्टडी नहीं देंगे। जब माँ बाप नहीं रहे,
माँ बाप, माँ जेल चली गई, बाप उसका सुसाइड कर लिया, फिर उसका लीगल गार्जियन कौन हुआ? गार्जियन तो फर्स्ट राइट तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स का हुआ। हाँ, कस्टडी देनी चाहिए थी, नहीं दिया। कोर्ट ने नहीं दी। कोर्ट ने नहीं दिया, लेकिन कोर्ट का अपना स्पेसिफिक व्यू रहा होगा, क्योंकि लर्नेड है, जजेस हैं, ऑनरेबल है, उन्होंने कुछ सोच के ही दिया होगा कि भाई बच्चा है, उसके ऊपर उसके बाल विकास पर फर्क न पड़े, नानी के पास ज्यादा सेटल, शायद खुश रहे, वो बचपन से रह रहा हो, इसलिए उन्होंने नहीं दिया होगा। लेकिन जो जो मुझे पर्सनली लगता है देना चाहिए था दादा दादी को। नेचुरल गार्जियन वही बचे ना उसके पेरेंट्स के बाद। भाई अभी जैसे शादी पे कन्वर्सेशन हमारा बहुत ज्यादा हुआ, एक अभी मीम भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, आई होप आपने देखा होगा, कि बताइएगा। कह रहे हैं उसमें मीम में ये है कि अगर घर वालों की मर्जी से शादी करो तो बीवी जो है हनीमून पे ले जाके फील्डिंग सेट कर दे रही है, हाँ, और अगर लव मैरिज करो ये मतलब मैं हंस रहा हूँ कि ये ऐसे मीम है, बट आई नो कि ये सीरियस चीजें हैं बहुत ज्यादा। ये बहुत सीरियस है, मैंने देखा हुआ है कि हाँ, वो। और अगर अपनी मर्जी से शादी की है तो नीले ड्रम में मिलना है। हाँ एग्जैक्टली, ये था कि हाँ, माँ बाप की मर्जी से शादी करो तो हनीमून पे मार दिए जाओगे, हाँ, अपनी मर्जी से शादी की तो नीले ड्रम में डाल दिए जाओगे, और एक कुछ और था, मिस कर रहा हूँ मैं उसको। वो मैं भी मिस कर रहा हूँ मेरी शायद। मदर ने इस वाले हनीमून वाले कांड के बाद जो है, मेरी मदर ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें फॉरेन नहीं जाना, मेरा प्लान है कि द गर्ल हु आई एम गेटिंग मैरिड, कि मैं उसको लेके भी अब्रॉड जाऊंगा आफ्टर मैरिज। तो मेरी मदर ने कहा कि दैट आई विल नॉट अलाउ यू। कब कमाल है हाँ, भाई। भाई डर है। और फिर मैंने कहा मम्मी यार, मैं तो अब्रॉड चला जाऊंगा, वो क्या, उसका बॉयफ्रेंड इतना रिच नहीं होगा, वहां तक आ पाएगा। तो मतलब मम्मी वो किडिंग ओनली, और फिर मैंने उस लड़की को सीधे फोन मिला दिया, देखो मम्मी कुछ कह रही है। तो उसने मम्मी से कहा कि मम्मी मैं नहीं जाऊंगी। मम्मी से तो उसने कह दिया मम्मी मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन बाद में कलेश मैंने झेला। होती है चीजें। भाई ये साइड थी, थोड़ा हम पॉडकास्ट को लव लाइफ पे पढ़ते अच्छा हैं। चलिए। ये थोड़ा लीगल अवेयरनेस कुछ टाइम बाद, और फिर हाँ, अभी लव लाइफ कैसी रही आपकी? फैंटास्टिक रही। एक टाइम तक, जब तक रही फैंटास्टिक रही, इट वाज जब ऑसम। तक रही इन द सेंस, ये आपकी जिनसे शादी हो रही है हाँ, वो उन्हीं के साथ आपका लव नहीं अफेयर था? नहीं, ओके, मेरा एक बहुत पुराना 10 years का रिलेशनशिप था। क्या चीजें हुई ऐसा? शी वॉज फैंटास्टिक लेडी, बहुत बढ़िया लड़की थी, और उसने मेरे जीवन में, उसने मेरे कैरियर को शेप किया, मुझे बनाया, जो कुछ भी मैं आज हूँ उसका रोल बहुत बड़ा है। उसने मेरी लाइफ में लक्ष्मी बन के आई थी। मैं बहुत सारी सिचुएशंस में जगल कर रहा था, हम्म, बहुत इधर उधर भटक रहा था, प्रिपरेशन कर रहा था, चीजें नहीं हो रही थी, सिलेक्शन नहीं हो रहा था। उसने मुझे कहा तुम फोकस करो, वकालत तुम्हारी अच्छी चलेगी, तुम सिर्फ लॉ पे फोकस करो। और मैंने जम के फोकस किया, हर स्टेट के हाई कोर्ट गया, मैं केसेस किए, मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाके केसेस किए, कोई भी केस हो मैंने एक्स्ट्रॉर्डनरी मेहनत करी, ओके। और चीजें हो गई। उसके साथ बॉन्डिंग बड़ी अच्छी थी मेरी, और सब अच्छा था, मुझे लगता था कि दैट वी विल गेट मैरिड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाई, चीजें खराब हो गई, नहीं हुई। आपकी साइड से ये हुआ कि? नहीं, मैंने अपनी साइड से पता है निभाने की बहुत कोशिश की। शायद मैं सक्सेसफुल अपने करियर में इसीलिए हो पाया कि मैं उसे प्यार बहुत करता था, ओके। क्योंकि आई वॉज अबाउट टू मैरी हर, और मुझे उससे करनी थी शादी, इसलिए मैंने अपने करियर में इतनी कोशिश करी। हम्म, जितना लोग इमेजिन करते हैं कि उनको 20 साल की वकालत के करियर के बाद में मिलेगा, मैंने अपने बहुत छोटे से करियर में सब कुछ पा लिया। जो एक लड़की एक्सपेक्ट करती है कि उसके हस्बैंड की अर्निंग इतनी हो, उसकी सोच से कहीं ज्यादा आ जाता है भगवान की कृपा से। मैंने सिर्फ उसको सेंटर में रख के इतनी मेहनत करी कि दैट मैं इससे शादी करूंगा तो कम से कम मेरे पेरेंट्स पूछेंगे कि यार, इफ यू आर सोलमनाइजिंग मैरिज विद हर, लव मैरिज करने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम किस बेसिस पर करना चाह रहे हो, हम्म, क्यों करना चाह रहे हो, तुमने क्या किया है लाइफ में। हम्म, इसलिए मैंने अपने करियर में बहुत मेहनत करी कि मैं उससे शादी कर लूंगा। ओके। लेकिन ठीक है, उसका रोल यही तक था, वो मुझे बनाने आई थी, उसने मुझे करियर में सेटल कर दिया, और फिर उसके बाद अपना उसने जहां जाना था चली गई। मतलब मैम की साइड से ये हुआ? हाँ, उन्होंने छोड़ा। कैसा फील हुआ 10 साल का रिलेशन, उसके तो बाद जब वो, बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया। ये सिर्फ आप ऊपर से बोल रहे हैं, मैं जानता हूँ क्योंकि एज वी नो कि हम दोनों ही लड़के हैं, हाँ यार, तो ये बात हमको पता है ना कि जब वो ट्रॉमा झेलता है इंसान कैसा फील होता है। रुलाना चाहते हो क्या? मैं समझ रहा हूँ बात, ये लड़कों का है ना कि हम अपना दुख नहीं दिखाएंगे, वो मेरा है भाई, वो मेरा है, मैं मैं अकेले में रो लूंगा जो भी करना होगा। मैं बहुत स्ट्रांग आदमी हूँ दोस्त। मैं चीजों से कभी भागता नहीं और कभी हारता नहीं। संघर्ष उसने मेरा शुरू से देखा था, वो संघर्ष के दिनों की मेरी साथी थी। ओके। स्ट्रगल क्या होता है, उसने मेरा स्टार्टिंग से देखा था, कि जब 100 रुपए पेट्रोल के नहीं होते थे गाड़ी में डलाने के लिए, तब से वो मेरे साथ थी। इतना स्ट्रगल मैंने अपनी लाइफ में किया था, शायद ही, अब यकीन मानो, मतलब क्या ही कहूँ मैं यार, मैं निशब्द हो गया हूँ। वर्ड्स लिटरली नहीं निकल रहे हैं कि मतलब इतना संघर्ष उसने मेरा देखा था, और वो मेरी प्रेरणा थी लाइफ की। ओके। नहीं हो रहा है। मैं समझ सकता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड।
बट आई होप कि मूव ऑन करें आप जल्दी। हाँ, उनका दस इच्छा साल था कि मैं मूव ऑन कर जाऊं और मैं कर गया मूव ऑन यार। मुझे नहीं लगता हाँ, नहीं हो पाती चीजें, 10 साल की अगर रही। रही है सब चीजें, लेकिन क्या करे, इंसान है ना। अब उनका कुछ भी रीजन रहा हो, मैं उसको ब्लेम नहीं करूंगा किसी कीमत पे कि भाई उसने क्या सही किया क्या गलत किया। कुछ रही होंगी उसकी अपनी मजबूरियां, उसने हम्म, मुझे छोड़ना उचित समझा तो छोड़ दिया। लेकिन हाँ, जितना उसके साथ साथ था इट वॉज फैंटास्टिक, और बनाया उसने मुझे, मैं उसको क्रेडिट दे रहा हूँ। मेरी होने वाली धर्म पत्नी, भाई मैंने उसको बिफोर गेटिंग मैरिड विद हर, मैंने उसको सब कुछ चीजें एक्सप्लेन करी। मैंने उसको मिलना था तो मैंने उसको एक रात पहले मैंने उसको साफ कहा कि मैंने उसको साफ कहा कि दैट यार मेरा बहुत ब्रूटल पास्ट है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं तुमसे कंसीलमेंट नहीं करूंगा, कि कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट नहीं होना चाहिए। मुझे मेरे दोस्तों ने कहा नहीं बताना यार, कुछ नहीं कहना, कुछ बोलना नहीं, क्योंकि बताओगे तो रिश्ते टूट जाएंगे, तुम्हें पूरी जिंदगी परेशान करेगी। लेकिन वो बहुत सुलझी हुई लड़की है। इनफैक्ट शी वाज, आई थिंक कि शी वाज अ ग्रेट लेडी। हाँ, शी इज। हाँ, शी एक्चुअली उसने मुझे एक्सेप्ट किया मेरे ब्रूटल पास्ट के साथ। उसने एक लाइन में मुझे बड़ा प्यारा मैसेज भेजा, यार तुम इस चीज के लिए परेशान हो, ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं, क्यों परेशान होते हो। और उसने मुझे, मेरे इतना गंदा पास्ट है, अगर मैं उसको एक्सप्लेन करने बैठूं तो बहुत खराब है, लेकिन हाँ जितना था मैंने बहुत एंजॉय किया, मैं बहुत खुश रहता था और सब कुछ अचीव कर लिया। और क्या चाहिए, कैरियर में सेटल्ड हूँ, वेल सेटल्ड लाइफ है जो मेरी ड्रीम। कई लोग तो मुझे कहते हैं आप जैसी लाइफ जीना मेरा ड्रीम है। मैं कहता हूँ भाई एक बार आके तो देख, पता चल जाएगा कितना बड़ा ड्रीम टूटा है। जिसको जिसके लिए यहाँ तक पहुंचना था, हाँ, मैं उसके लिए पहुंचा। जिसको दिखाना था वही साथ नहीं है। उसने, पता है सबसे अच्छी उसकी क्वालिटी क्या थी, जब लड़के के पास अठन्नी नहीं था तो हमेशा साथ थी। वो लड़की मनी माइंडेड नहीं थी उस, नहीं तो इतना पैसा मैंने कमा लिया ना, कोई लड़की छोड़ के नहीं जाती। उसने मुझे पैसे के लिए नहीं छोड़ा, अब पता नहीं किस रीजन की वजह से छोड़ा। ये कहते भी हैं कि लड़की बेटर की तलाश में रहती है, इज इट राइट? बेटर कह लो, हो सकता है भाई जिस यूनिवर्सिटी में गई हो कोई प्रोफेसर फंसा लिया हो तुमने, या किसी लेकिन को। उसके बाद भी आपसे ज्यादा तो नहीं कमा रहा होगा प्रोफेसर भी। प्रोफेसर क्या कमाएगा, उसकी तनख्वाह से ज्यादा पेट्रोल में खर्चा कर देता हूँ, सीधी आई सी नो। बात। जितना वो कमा रहा होगा उससे ज्यादा मेरा पेट्रोल लग जाता है, उससे ज्यादा मेरे स्टाफ है, 5 आदमी का स्टाफ है, अपनी सारी चीजें हैं, अपनी सारी व्यवस्था है। मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरा उसकी सैलरी से ज्यादा आता होगा, एक्चुअल बताऊं तो। लेकिन ठीक है यार, उसने चुना, बढ़िया चुना, बढ़िया खुश रहे अपनी लाइफ में, मौज करे। मैं उसके लिए बुरा नहीं कहूंगा क्योंकि उसने मुझे बना दिया। शी वॉज नॉट मनी माइंडेड, उसका जो भी रीजन रहा हो एक्स वाई जेड, उसने मुझे किस लिए छोड़ा, क्यों छोड़ा, मुझे आज तक उसने एक्सप्लेन नहीं किया ना। ये कहूं कि मैंने जानने की कोशिश नहीं की, मैंने कोशिश अनलिमिटेड की कि मैं जान सकूं। क्योंकि उस लड़कियों की आदत होती है ना, वो बताएंगी नहीं किसी की बात। उसने मुझे नहीं बताया, नहीं बताया, नहीं बताया, ब्लेम गेम मेरे ऊपर ही किया। और कुछ चीजें हैं जो मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, मैं जानता हूँ उसने गलती की, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं वो भी माफ करने को बैठा था। लड़के चूतिया होते हैं ना, प्यार में। हाँ, मैं माफ करने को वो भी बैठा था, तो वो भी कर देता। लेकिन अगला आदमी अपनी गलती स्वीकार करे, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। जब उन्होंने अपनी गलती नहीं स्वीकार करनी तो माफी का मतलब कोई नहीं बनता। मैं जबरदस्ती उनको कहूँ मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ तो तथास्तु, कोई मतलब नहीं। ठीक है, जितना साथ था फैंटास्टिक था, अब आगे किसी और के साथ है। कहते भी हैं भाई, जैसे अभी तक हमारी ऑफ द कैमरा भी बात हो रही थी, जितना मतलब कन्वर्सेशन से मैं आपको जान पाया कि आप थोड़ा मतलब इगोइस्टिक हैं, इन द इगोइस्टिक सेंस कि नहीं, जैसे एग्रेसिव। चीजें, हाँ अग्रेसिव हैं। हाँ, लेकिन उसके बाद भी जो ऑफ द कैमरा हमारी बात हुई, उसके बाद भी आपने जिस तरीके से मुझे बताया कि हर पॉसिबल कोशिश करी है आपने जानने की, अपने ईगो के साइड कर दिया, सब कुछ अग्रेसिवनेस सब साइड कर दिया। लड़के इतना गिर जाते हैं प्यार में। लड़के इससे ज्यादा गिरते हैं यार, मैंने क्या गिरा, उससे ज्यादा गिर। मेन चीज होती है ना कि अगर लड़का निभाने पे आया ना, किसी स्तर पर जाके बाबूजी निभाएगा। मैं वो लड़का था कि मैं किसी स्तर पर जाके निभा रहा था और निभाता, मतलब मैं कुछ भी कर देने वाली पार्टी था। कि अगर तुम कह दो ये तो मैं वो कर देने वाली पार्टी था, क्योंकि मुझे ये लगता था कि दैट दुनिया बदल सकती है लेकिन उसके अंदर बदलाव नहीं आएगा। ओ भाई बदल गया। और वही बदल गया। तो अब मैं क्या कर लूं, अब क्या ही कहूं। इससे रिलेटेड एक केस वाली बात मैं आपको बताऊंगा अभी। मैं समझ रहा हूँ कि आप वो नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं। एक एक मेरा लास्ट सवाल, होप यू डोंट माइंड। आपको लगता है कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा जल्दी मूव कर जाती हैं? हाँ बिल्कुल भाई, अपर लिप कराए उनका काम खत्म। हम दाढ़ी बनाएंगे, 6 महीना पेट निकालेंगे और दारू पियेंगे, सिगरेट पियेंगे, चौराहे पे खड़े होकर रोएंगे, गाड़ी में रोएंगे, घर में नहीं रो पाएंगे तो। कि हम नहीं मूव ऑन कर सकते, लड़कियां मूव ऑन कर लेती। बहुत जल्दी। अपर लिप कराया, आईब्रोज बनवाया, जो है आई शेडो लगाया, हो गया मूव ऑन। अब इसके सबसे बड़े कॉन्सिक्वेंसेस क्या है ना, कि किसी लड़के की पूरी लाइफ हेल हो जाती है। उसने, आपने उसको इतने सपने दिखा दिए, इतने ड्रीम्स आपने उसको दिखा दिए, इतने ज्यादा उसको ड्रीम्स दिखा दिए कि उन सपनों को पूरा करने के लिए वो इतनी शिद्दत से लग गया। उसके बाद जब उन सपनों को पूरा करने की बारी आई तो आपने उसको लात मार दिया। अब आप लड़की हो क्योंकि
अब यहाँ पे लीगल एंगल ला रहा हूँ दोस्त मैं। आप लड़की हो, आप कुछ भी कर सकती हो, छोड़ दिया आपने, लड़का क्या उखाड़ लेगा आपको पता है, कुछ नहीं होगा। इंडिया में जेंडर न्यूट्रल लॉस नहीं है, मेरे पीएचडी का रिसर्च भी है ये, नीड फॉर जेंडर न्यूट्रल लॉस। भारत में जेंडर न्यूट्रल कानून नहीं है। यहाँ पे कहा जाता है कि राइट टू इक्वलिटी है, सब लड़के लड़कियां दोनों बराबर हैं, कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कंधा बंधा, लड़कियां ऊपर है हमसे, कानून हमारा महिलाओं के लिए ऊपर है। अब आप और मैं बैठे हैं, मान लो मैं लड़की हूँ, बंद कमरा है, ये आपका बंदा बैठा हुआ है, मैंने कह दिया दोनों ने मिलकर मेरा गैंग रेप किया, मेडिकल हो ना हो आप जाओगे जेल, बेल नहीं आपके सिर्फ कहने पर कहने पर से, सिर्फ कहने पर से, स्टेटमेंट इज मोर देन इनफ, सबूत भाड़ में गया, इन्वेस्टिगेशन भाड़ में गई, आप गिरफ्तार होगे, जेल जाओगे डायरेक्ट। डायरेक्ट। इतना मतलब वुमेन्स को लेके बायस्ड हैं। इतना बायस नहीं है, ऐसा कानून है। हाँ, लॉ इतना ज्यादा हाँ, किसी गवर्नमेंट ने लॉ चेंज नहीं किया, ये करंट गवर्नमेंट आई इसने लॉ नहीं चेंज किया, पुरानी गवर्नमेंट आई इसने नहीं चेंज किया, और इस गवर्नमेंट ने करंट वाली एक तो सेक्शन 69 ला दिया कि प्रमोशन का झांसा, शादी का झांसा, एम्प्लॉयमेंट का झांसा, एडमिशन के नाम पर झांसा, दवाई कराने के नाम पर झांसा, ये ऐसे ऐसे झांसे मैं सुन रहा हूँ जब से सेक्शन 69 आ गया। ये हमको एक मैंने केस किया था जिसमें महिला ने लिखाया था कि वो गोरखपुर उसको दवाई कराने के नाम पर झांसा देके लेके गए, वहां सेक्सुअल रिलेशनशिप बना लिया। ये क्या है? अब लड़कियों को एम्प्लॉयमेंट देने से लोग डरते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखने से डरते हैं। पूछो क्यों डरते हैं? एग्जैक्टली। हाँ। लड़की कह देगी कि हमको एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन का झांसा दे दिया था उन्होंने। प्रमोशन मतलब तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, वेल क्वालिफाइड हो, तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब होंगे कि राहुल गांधी होंगे, तुम्हें डिसाइड कर सकती हो, वोट तुम दे सकती हो, तुम पढ़ लिख के अच्छा स्कोर कर सकती हो, कैंपस प्लेसमेंट कर सकती हो, तुम्हें नौकरी देने के नाम पे, प्रमोशन लेने के नाम पे भाई बिस्तर पे जाने की क्या जरूरत है? वो झांसा कौन दे रहा है तुमको? तुम खुद ले रही हो झांसा कि झांसा दिया जा रहा है? ये कानून है। अब अपनी बात करूं, वैसे मान लीजिए एक्सवाइजेड रीजंस की वजह से मेरा ब्रेकअप हो गया, अगर ये उनकी तरफ से होता, ये ब्रेकअप सॉरी मेरी तरफ से होता, ये सिचुएशन मैंने उनके लिए डाली होती, अब तक तो मैं जेल में होता। मेरे पास कोई कानून नहीं है कि मुझे फॉल्स प्रोटेक्ट ऑफ मैरिज किया गया, मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए गए, मेरे पैसों पे ऐश किया गया, लड़कों का कुछ नहीं होता। मेरे पैसों पे ऐश किया गया, मेरे साथ बहुत महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स जाया गया, खूब खाया गया, खूब पिया गया। यही उन्होंने लिखाना होता मेरे खिलाफ तो लिखा देती, अगर मैंने किया होता कि भाई उसने मुझे फॉल्स प्रोटेक्ट ऑफ मैरिज किया, शादी का झांसा दिया, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया, मैं जेल में होता और मैं ट्रॉमा में रहा। ये तो कहूँ मैं दारू नहीं पीता हूँ, मैं भी दारू पीता। वो दारू आप पी नहीं सकते क्योंकि फैमिली का माहौल ऐसा है। फैमिली का माहौल है। दूसरी चीज मेरा करियर कि मैं देख रहा हूँ मेरा करियर तू मिट्टी में मिला के जा रही है, मैं तेरे लिए अपना करियर थोड़ी ना स्पॉइल कर दूं। उसके जाने के बाद मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक केस लैंडमार्क किया, लैंडमार्क केस किया। क्या केस था? ब्रोकन एंगेजमेंट हुआ, उसके बाद उस लड़की ने एलिगेशन लगा दिया कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज किया था इन्होंने मुझे और मेरे साथ एंगेजमेंट सोलमनाइज करी, एंगेजमेंट वाले दिन ही मेरा बलात्कार कर दिया। वो बंदा मर्चेंट नेवी में, नाम नहीं लूंगा उसका मैं, मर्चेंट नेवी में वो बंदा, और उसकी वजह से वो शिप पे नहीं जा पा रहा था। उसका केस सुप्रीम कोर्ट में खत्म। ओके। उनके जाने के बाद किया मैंने, कोर्ट ने कहा कि ये साफ क्लियर कट ऑब्जर्वेशन है, जिस दिन उनकी एंगेजमेंट हो रही है उस दिन सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया नहीं जा सकता, जब अगले दिन लड़के को बोर्डिंग करनी है। उसको यूएस जाना था, अगले दिन उसको बोर्डिंग करनी है, शिप पे जाना है, अपना सामान लेके भागेगा, इतने सारे रिश्तेदार है, तुमको उसने कहा होटल में सेक्स कर लिया, वो भी एक लॉन में, नहीं हो सकता। कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया, खत्म कहानी। उनके जाने के बाद मैंने किया, और फिर मैं एक इंटरव्यू में था, मैंने उसमें जिक्र कर दिया कि मैं भी विक्टिम हूं इस चीज का, मेरे साथ भी फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज हुआ है। तो उन्होंने मुझे फोन किया, तुमने मुझे बदनाम कर दिया। मैंने कहा भाई तेरा नाम ले रखा है क्या मैंने? तुझे बदनाम कर दिया। ओके। कहते तुमने मुझे बदनाम कर दिया। मैंने कहा ठीक है, बदनाम हो गई हो गई, मैं नहीं बदनाम हुआ, तुम मुझे छोड़ गई। लड़कों की कोई साइड नहीं सुन रहा। लड़कों की कोई औकात इस देश में नहीं है। डू यू थिंक ये चेंज होना चाहिए? भाई साहब चेंज होने के लिए तो लगाओ ना यार, मैं बुक लिख रहा हूँ उस पर, ओके। मेरे रिसर्च का टॉपिक पीएचडी का वही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ चेंज होना चाहिए। वीडियोस में भी मैं करता हूँ, लोगों के बनाता हूँ, केसेस लेता हूँ, मैं उसमें ऑब्जर्वेशन देता हूँ पूरी पूरी, मैं कोशिश करता हूँ कि चेंज हो, लेकिन हमारे अकेले चाहने से नहीं हो पाना, सबको बाहर आना पड़ेगा। लेकिन हमारे आपके बीच के जो फेमिनिस्ट हैं वो आ जाएंगे रोड पे मोमबत्ती लेके, ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जो सफर कर रहे हैं, अतुल सुभाष मर गया, उससे पूछो, उसके परिवार से पूछो। अतुल सुभाष बहुत छोटा केस है भाई साहब, ऐसे न जाने कितने अतुल सुभाष मर गए, आपको पता ही नहीं, हमें हाँ, पता ही नहीं है। वही तो, ये केसेस वो हैं जो हाईलाइट हो गए हैं तो हमारी अपीयरेंस में थोड़ा आया है। बस वही बात, वो भी इसलिए हाईलाइट हो गई, इन लोगों ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया कि हम मरने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 36 पेजेस का वो हाँ, अब वो मरा भी, उसने कहा मैं मरने जा रहा हूँ, मर जाऊंगा, क्या फर्क पड़ा गवर्नमेंट को? जुडिशियल सिस्टम ने क्या कर लिया, हम लॉयर्स ने क्या कर लिया, कौन से एनजीओ ने क्या कर लिया? अब महिला इंसान है, महिला आयोग हो सकता है, पुरुष इंसान नहीं, पुरुष आयोग नहीं हो सकता है, होना चाहिए। ओके। लेकिन नहीं है। देखिए दोनों साइड होती हैं, ठीक है, कुछ महिलाएं मच बेटर होती हैं, कुछ महिलाएं डिसएडवांटेज लेती हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पुरुष समाज बहुत अच्छा है, सब में कमियां हैं,
लेकिन बराबरी का हक तो दो सबको। हाँ, श्योर। अब जैसे मैं अभी अपने रिलेशनशिप की बात कर रहा था, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी थी, ठीक है, सब बढ़िया था, ये चीटिंग तो करी ना उसने अल्टीमेटली, करी, यही मैंने करी होती तो गलत हो जाता। अब एक दूसरी लड़की जिससे मैं शादी करने जा रहा हूँ, वो सब कुछ जानते हुए कि मेरा इतना ब्रूटल पास्ट है, वो लड़की मुझे एक्सेप्ट कर रही है, अब मैं उसको देवी से कम क्या समझूं? अब वो भी एक रूप है, एक रूप वो भी था, अब आप समझ लो। तो इंसान फिजिकली कैसा दिखता है, कितना सुंदर है, कितना काला है, कितना गोरा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। इंसान को हृदय से प्योर होना चाहिए, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। अब जिस लड़की से मैं शादी कर रहा हूँ, पायस फ्रॉम हार्ट, नहीं तो कौन ऐसे लड़के को कहेगा भाई तेरा इतना पुराना पास्ट, आई विल एक्सेप्ट यू, वो बड़ी मिस्टेक, बट इसने किया, एग्जैक्टली, तो वही चीज है। राइट। ओके, ये जैसे जो यूथ है मेजरली दो प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, जो उनके मेजर क्वेश्चंस रहते हैं, उनके बारे में आप बताइएगा। जैसे जो लड़के स्पा सेंटर्स या हाँ, होटल्स वगैरह में अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड साथ पकड़े जाते हैं, हम्म, पुलिस क्या करती है उसमें उनको एक्सटॉर्ट करती है, हाँ बिल्कुल करती है। जबकि ऐसा उनके पास राइट नहीं है। नहीं है, आप नहीं उनको हाँ नहीं कर अरेस्ट सकते, हाँ, अरेस्ट कर सकते। हाँ, तो अगर ऐसा पुलिस करती है हाँ। तो सबक सिखाने के लिए क्या लीगल रेमेडी है? सबसे पहली चीज तो इसको एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट है कि पुलिस जो एक्ट करती है वो इलीगल है, ठीक है, कि अगर आप होटल में गए हो, दो मेजर लोग हो, आपने अपनी आइडेंटिटी वहां प्रोड्यूस करके रखी हुई है, और आप अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो, मैं कह रहा हूँ खुल के सेक्स करना चाहते हो, आप गए हो, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी कर सकते हो, बंद कमरे में क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो कोई नहीं जानता, आप दो एडल्ट हो, आप मेजर हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट देता है कि आप दोनों लोग साथ में रह सकते हो, तो पुलिस को उन्हें डिस्टर्ब ही नहीं करना चाहिए, लेकिन पुलिस करती है। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि घर से निकले कॉलेज के लिए, पहुंच गए होटल, लड़कियां निकली ट्यूशन के लिए, कॉलेज के लिए, कोचिंग के लिए, पहुंची होटल, तो माँ बाप से अपने कुछ कह नहीं सकती। पुलिस वालों को पहला कॉन्सेप्ट होता है मम्मी से बात करो, हाँ, वही फियर रहता है। बस वही फियर रहता है। हम्म, अदरवाइज अगर अपना स्टैंड इंसान ले ले कि भाई, अब अपने माँ बाप को भी खुल के कहे ना कि मैं इसके साथ प्यार कर रही है, कर रहा, मैं इसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना के आया हूँ, मुझे इससे शादी करनी, कराओ, कराएंगे कैसे नहीं कराएंगे, खुल के कहो तो अपना स्टैंड तो लो, स्टैंड लेना पड़ता है बाबूजी, लड़ना पड़ता है अपने लिए, मैंने कहा ना, खड़ा होना पड़ेगा, वो नहीं खड़े होते, खड़े हो किस पुलिस वाले की औकात है, चला जाएगा उनको होटल में डिस्टर्ब कर लेगा। स्पा सेंटर में अगर आप गए हुए हो, आपको सर्विसेज लेनी है अपनी, आपको आप, अब जैसे जिम हम लोग जाते हैं, जिम में अगर माइग्रेन हो गया या खिंचाव आ गया हम लोगों को मसल्स में, अब मैं वेट लिफ्टिंग कर रहा था, ठीक है, मुझे क्या हुआ, मेरे बैक में इशू हो गया, मुझे ट्रेनर ने कहा टिश्यू मसाज चाहिए आपको, डीप टिश्यू मसाज चाहिए, वो स्पा नहीं होगा, सीधी सी बात है। ओके। अब मैं वहां गया, वो अगर मैं मसाज कर रहा हूँ, पुलिस वाला आके रेड मार रहा है, कह रहा तुम यहाँ मजे ले लो, भाई तू कौन होता है आने वाला? स्पा वाले खुद का स्टैंड नहीं ले पाते, स्पा वगैरह से तो पुलिस का पैसा बंधा होता है, पत्रकार का और पुलिस का पैसा बंधा होता है, इतना पैसा इनको मंथली पत्रकार को देना है, इतना पुलिस को देना है, क्योंकि एक्चुअल में स्पा में इलीगल एक्टिविटीज होती है। तो ये इलीगल एक्टिविटीज अगर वो जिसे बिजनेस कर रहे हैं, हाँ, चला रहे हैं, हाँ, तो गलत है। बिजनेस कर रहे हैं, वो बिजनेस का जो मॉडल है, जिस नाम जिस लिए वो रजिस्टर्ड है, वही चीज कर रहे हैं, तो ठीक है। अब भाई मान लो वो अपनी सर्विसेज मसाज के लिए उन्होंने रखी हुई है, तो मसाज करो ना, कौन कह रहा है सेक्सुअल एक्टिविटी वहां करवाओ? अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हो तो वो इलीगल है, इसीलिए आप पुलिस को पैसा दोगे, और आप नहीं भी कर रहे हो अगर बाबू जी, तब भी पुलिस पैसा आपसे वसूलेगी। वो ट्विस्टिंग एजेंसीज हाँ, है तो पुलिस। पुलिस पैसा लेती है, तो फिर मजबूरी वो लोग करते हैं। अल्टीमेटली क्राइम बढ़ाने के पीछे या कुछ भी इलीगल होने के पीछे रीजन पुलिस ही है। अभी उनको आराम से धंधा करने दो ना, काहे करेंगे वो लोग, पैसा कमाने दो। शायद इसीलिए इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं, इसीलिए लोग दुबई भाग रहे हैं। तीन प्रोफेशन है, हम्म, लॉयर, हम्म, पुलिस और जज। हाँ, आप मुझे दो चीजें बताइएगा इन तीनों प्रोफेशन के बारे हाँ, में। मोस्ट एथिकल कौन होता है, कौन सा प्रोफेशन है, हम्म। और मोस्ट करप्ट प्रोफेशन कौन सा देखो यार, मोस्ट करप्ट है पुलिस। है? डू यू थिंक जजेस करप्ट नहीं होता? जजेस करप्ट मैं नहीं कहूंगा, नहीं होते। अभी दिल्ली में एक केस हुआ था जिसमें हार्ड कैश मिला दैट इज जिसके नॉट प्रूवन इट, उनके घर के लेकिन बाहर पैसा मिला, घर के अंदर नहीं मिला उन्हें। कहीं घर के अंदर मिला नहीं, घर के अंदर नहीं मिला, उनके कमरे में नहीं मिला, उनकी भाई लॉन में पैसा अगर पड़ा बोल रहा है, या कॉरिडोर में पैसा पड़ा मिल रहा है, दैट इज नॉट प्रूव ना, लेट इट बी डिसाइडेड। बट हार्ड कैश इतना हार्ड मिला। हार्ड कैश इतना मिला हुआ, उसकी इन्वेस्टिगेट वो इंक्वायरी होगी, कोर्ट कर रही है अपना, रिपोर्ट मांगी गई उसमें, अगर गलत होंगे तो बिल्कुल हटाया जाएगा उनको वहां से, तो हटा ही दिए गए, इलाहाबाद भेज दिए गए। तो ये मतलब कैसा, जैसे आपने अभी पुलिस वाली बात कही, हाँ, ये क्वेश्चन पे हम अभी बाद में आए, जैसे आपने पुलिस वाली बात कही कि पुलिस वाले कहते हैं ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लाइन हाजिर हो जाएंगे। हाँ। तो ये कैसा पनिशमेंट है कि अगर आपने कोई क्राइम किया है, करप्शन में आप इन्वॉल्व है, इस हाई कोर्ट से हटा के दूसरे हाई कोर्ट में कर दिया, तो जो काम यहाँ कर रहा है वहां करेंगे? पहली चीज तो ये है कि एक आदमी तब तक इनोसेंट होता है जब तक वो गिल्टी प्रूफ नहीं होता है, ठीक है। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। हाँ, तो जज साहब के घर से आप कह रहे हो पैसा मिला हुआ, मैं कह रहा हूँ कॉरिडोर से मिला हुआ है, कोई और कह रहा होगा उनके लॉन से मिला हुआ है, कोई कह रहा है उनके बगीचे से मिला हुआ है, पहले पूरी होने तो दो इंक्वायरी, निकल के तो आए उसकी फाइंडिंग कि पैसा एग्जैक्टली मिला कहाँ से, वो पैसा आया कहाँ से। गलत होंगे तो भाई, न्याय से ऊपर कुछ नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर ना जजेस है, ना पुलिस है, ना लॉयर्स है। अगर हो तो मैं तो कह रहा हूँ ठीक है, जेल भेज दिए जाए, अगर हो तो, नहीं है तो फिर क्यों जाए।
ओके। पहले ये सब चीजें कंप्लीट हो जाए, इंक्वायरी पूरी तरीके से समाप्त हो जाए, चीफ जस्टिस साहब की रिपोर्ट ले लें, वो रिपोर्ट आने के बाद देखा जाएगा क्या होता है। गलत होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ओके, सो हम बैक टू द बेसिक हाँ क्वेश्चन। मोस्ट करप्ट पुलिस हाँ एज पर योर ओपिनियन, हाँ, मोस्ट एथिकल? लॉयर्स ऑफ कोर्स। क्यों एथिकल है, इसके पीछे रीजन है। ओके, अब आप इसमें एक मेरा काउंटर आर्ग्यूमेंट ही हाँ, है, आप बट करिएगा फर्स्ट काउंटर, मैं पहले रेडी हूँ पहले उस चीज के लिए। हाँ, पहले आप। आप सोचिए इतनी गर्मी होती है, अब एथिकल है, गर्मी इतनी बदतर गर्मी है, बाहर जून का महीना चल रहा है, 45-47 डिग्री टेम्परेचर है, काला कोट हमने पहन लिया, बेस कोट पहन लिया, उसके ऊपर गाउन डाल लिया, 4 पीस पहन रहे हैं, हाँ, इतनी गर्मी ठीक, में बैंड Exactly. लगा के अलग से रखा हुआ है, क्लाइंट का केस लगा हुआ है, क्लाइंट हम जानते हैं अगर हम नहीं अपियर करेंगे तो वो जेल चला जाएगा, उसका कैरियर चौपट हो जाएगा, अगर एक बार जेल गया तो सब खत्म हो गया उसका। उसकी बेल लगी है या उसकी एफआईआर क्वेश्चन लगी है, हमको, मैंने पूरे दिन, आज समझ लीजिए मैं बहुत जिम जाता हूँ, बहुत डाइट फ्रेंडली हूँ, एकदम मेरा चार्ट बना हुआ है कि मैं तौल के खाता हूँ, इतना मेरे को खाना, इतना चीजें करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया आज, मैंने पहली चाय आपके साथ पी है। मैं सुबह निकला कि भाई मेरे को केस करना है, अदरवाइज मेरा क्लाइंट अरेस्ट हो जाएगा, पहले वो काम किया। यही तो एथिक्स है कि अपना खाना पीना, अपना सब कुछ छोड़ के हम कोर्ट पहुंच गए कि हमें उसको अपियर करना है, हमने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट डाले। ये आपका एथिक जो है, आप अपने वर्क को लेके आप एथिकल हैं, हाँ जी। ठीक है। एथिकल इन द सेंस मेरा मतलब ये है कि जैसे जब आपके पास कोई भी क्रिमिनल आता है, हाँ वो आपको सारी बातें बताता हाँ हो जी, कि बिल्कुल हमने ये बताते हैं। क्राइम किया है कि नहीं। हाँ जी, बिल्कुल बताते हैं। आपको सारी बातें क्रिस्टल एंड क्लियर है। एकदम क्लियर होती है कि मार के आ रहा है, हाँ, जानते हैं। हाँ उसके बाद भी आप उसको डिफेंड करते हैं। हाँ, बिल्कुल करते हैं। तो ये इथिक्स वाली बात आती है। फिर आपको चैन की नींद कैसे आती अरे है कि इसमें एथिक्स कहाँ से आ गई? कृष्ण भगवान ने क्या कहा था, अपना कर्म करते जाओ। हमारा तो बाइबल, हमारा गीता, हमारा कुरान, हमारा एडवोकेट एक्ट है। वो ये कहता है कि अगर कोई आपके पास आए, आप उसको डिफेंड करिए, उसको बचाइए। देखिए एथिकल हमारा प्रोफेशन इसलिए है, हम लोग एथिकली करेक्ट इसलिए हैं कि अगर मान लीजिए हम किसी आदमी को डिफेंड नहीं करेंगे या किसी आदमी का अपोज नहीं करेंगे तो जस्टिस होगा कैसे? वन साइडेड जस्टिस होगा। जस्टिस दो प्रिंसिपल पे चलता है, नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस पे चलता है, सबसे इंपॉर्टेंट उसमें दो प्रिंसिपल है, ऑर्डी अल्टरम पार्टनम है, नमो जुडेक्स पॉसा है। नो वन शुड बी कन्विक्टेड विदाउट बीइंग हर्ड, एंड आपको नोटिस देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अब छोड़ो, चलो नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस के प्रिंसिपल को छोड़ो, ठीक है, नहीं तो वो एलएलएम की क्लास हो जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने कहा कि एथिकल है कि नहीं है, नींद कैसे आती। अजमल कसाब का नाम सुना आपने? हाँ, मैं भी जानता हूँ कि वो मेरे देश का दुश्मन है, आप भी जानते हो वो हमारे देश का दुश्मन है। मैं भी जानता हूँ कि उसने न जाने कितने निर्दोष लोगों को गोलियां मार दी, कितने लोग मर गए, ब्रुटैलिटी के साथ मर गए, कितने हमारे पुलिस के जवान, कितने हमारे लोग उसमें मार दिए गए। हम सब जानते हैं कि उसी ने मारा है। एकमात्र जिंदा पकड़ा गया आतंकवादी, कितने साल रखा उसको गवर्नमेंट ने? ऑलमोस्ट 9 to 10 years। 9 to 10 ईयर्स रखा। क्यों रखा? जब एक आतंकवादी को आप जो है ये राइट दे रहे हो कि वो अपने लिए वकील कर सके, राइट टू बी हियर। राइट टू बी हर्ड, ये जानते हुए हम सब जानते थे, हम सब कह रहे थे, छोटे छोटे थे उस समय, हम सब कहते थे कि इसको फांसी दे दो, नहीं जानते थे, गवर्नमेंट को कोसते थे, गरियाते थे बचपन में, यार कसाब को रखा, उसकी सिक्योरिटी पर करोड़ों रुपए शायद डेली खर्च होता था। क्यों रखा था? जब उसको राइट टू हियर का अधिकार दिया गया। तो कोई व्यक्ति अगर हमारे पास आया है, अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति आया मेरे पास, उसने कहा कि मैंने मर्डर किया हुआ है, मेरे को फंसा दिया, या क्योंकि हर आदमी कहता है मुझे फंसा दिया गया है, मेरे साथ गलत हो गया, ठीक है, और मेरे ऊपर ये एफआईआर रजिस्टर हो गई, तो घटनास्थल पर ना मैं था, ना घटनास्थल पर पुलिस थी, विक्टिम था और कंप्लेनेंट था। विक्टिम एग्जैजरेट करके कहेगी कि मुझे बहुत मारा पीटा, कंप्लेनेंट है नहीं जी मैं एकदम नीट एंड क्लीन हूं, मैंने नहीं मारा। अजमल कसाब ने क्या खुद को डिफेंड नहीं किया कि मैंने नहीं मारा, मैंने कुछ नहीं किया, मारा था ना। अब उसको इतने दिन क्यों रखा गया भाई? उसकी कहाँ से जुड़ा था, क्या क्या उसने काम किए थे, क्या नक्शा था उसके पास, सारा कुछ उससे निकाला गया। तो ट्रायल एक प्रोसीजर है, वो जुडिशरी डिसाइड करेगी कि आप कहाँ पर गलत हो, कहाँ पर सही हो, उसके बाद वो फैसला देगी। तो हम जानते हैं कि कोई व्यक्ति गलत है या सही है या नहीं सही है, क्योंकि मैं उस पोजीशन में, उस लोकेशन पे नहीं हूँ। मेरे को जो आके उसने बताया मेरे लिए वही परम सत्य है, मुझे उसी के अकॉर्डिंग उसको डिफेंड करना है। और कई बार तो सच में जानता हूँ कि ये मार के आया है, लेकिन फिर भी बचाऊंगा। बतौर अधिवक्ता ये मेरा दायित्व है, ये मेरी जिम्मेदारी है, जो मेरा एडवोकेट एक्ट मुझे कहता है कि अगर आपके पास कोई आया गया तो आपको उसको डिफेंड करना है, तो मैं करूंगा। ओके, लेट्स डिस्कस अजमल कसाब। यस। आपको लगता है कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस में, जैसे अजमल कसाब का मैटर था, कई सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुआ, हाँ। कई लोगों ने देखा, क्लियर है एकदम कट टू कट कि इसने ये टेररिस्ट है और इसने ये सब किया है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो राइट टू बी हर्ड वाला राइट है, उनके लिए एक्सेप्शन एज एक्सेप्शन हटा देना चाहिए? नहीं, मैं आपको कट कर रहा हूँ, नहीं बिल्कुल नहीं हटाना चाहिए। क्यों हटा दें? क्योंकि आप उनकी सिक्योरिटी पे
पैसा खर्च करेंगे, हाँ ठीक है, ठीक है। एक लॉयर उनको दिया जाएगा, हाँ दिए जाएगा। कोर्ट का टाइम, वैसे ही जस्टिस जो है इतना डिलेड है, हाँ कोर्ट का टाइम बर्बाद होगा, हाँ एक डेडिकेटेड लॉयर उनको मिलेगा, हाँ उसका टाइम बर्बाद होगा, बिल्कुल। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम जो है अपने जब रिसोर्सेज बचा सकते हैं तो हमको फोकस राइट टू करना हार्ट का अगर कॉन्सेप्ट खत्म हो गया ना, तो मैंने क्या कहा है, चाहिए। स्कूल के लौंडों को पुलिस वाले अपराधी बना देते हैं। नहीं, आम कुछ एक्सेप्शनल केसेस। एक्सेप्शन कैसे डिसाइड होगा? पुलिस ही तो डिसाइड करेगी। वो कहते कि ये वीडियो है, ये हमारे को मिला हुआ है, अब उसने दिखा दिया कि चलो ठीक है 20 ग्राम की कोकीन मिल गया जी, फांसी दे दो इनको। 20 किलो कोकीन मिलना छोटी बात थोड़ी ना है। या कोई भी क्वांटिटी में मिल गया, ड्रग्स मिल गया, असलाह मिल गया, कट्टा मिल गया, कुछ भी मिल गया एक्सपाइरेड, किसने मेरे पास लाके प्लांट कर दिया मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास मिला तो मैं फंस गया। अब पुलिस, एक अगर उसमें कोई क्लॉज आ गया कि इसको एक्सेप्शनल कर दो, उसको एक्सेप्शनल अगर कर दिया गया, तो कितने लड़के तो ऐसे ही फांसी हो जाएगी 15 दिन में। उनको सुनना बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना, मैं आपको कह दूं कि ये चोर बंदा है, ठीक। वैसे मैं हूं नहीं सर। मैंने कहा ये चोर है, आप चोर हो गए, मुझे प्रूफ तो करने दो। कैसे प्रूफ? अब मैंने एलिगेशन मैंने लगाया है ना, तो मुझे प्रूफ करने दो आप कैसे चोर हो, और आपको प्रूफ करने दो कि आप कैसे चोर नहीं हो। तो उसी तरीके से अजमल कसाब ने अपनी कोशिश करी, और हमारी स्टेट ने अपनी कोशिश करी, उसको फांसी देने की, और उसने अपने आप को बचाने की कोशिश करी। तो जस्टिस सबके लिए बराबर होना चाहिए, कुछ भी हो, नहीं तो निर्दोष लोग बहुत मारे जाएंगे। और हमारा कानून कहता है ना कि एक बेगुनाह को सजा ना हो, 1000 दोषी छूट जाए। नहीं तो पुलिस, अब मैं बता रहा हूँ, जुडिशियल सिस्टम ना हो ना, तो पुलिस ना जाने कितने लोगों को खा जाए। अच्छा, आप बताइएगा भाई कि ये जो केस है हम्म, उसका रिजल्ट, हम्म, वो जीता जाएगा या नहीं जीत पाएंगे, हम्म, उसकी सक्सेस उस केस की हम्म। किस पे डिपेंड करती है, आईओ पे या लॉयर पे? देखो यार, पता है सबसे बड़ी चीज होती है कि आपके लॉयर की स्किल कैसी, उस पर निर्भर करती है। ओके, ठीक है। बट रिपोर्ट तो इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन होती कहाँ है? होती कहाँ इन्वेस्टिगेशन? किसने कह दिया पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है? रियलिटी क्या है? मैं तो ग्राउंड रियलिटी बात करता हूँ। मैं मान लो दरोगा हूँ, मुझे मेरे एसएचओ ने कोई जांच दे दी करने के लिए, मैं मौके पे कभी नहीं जाऊंगा। पुलिस मौके पे जाती ही नहीं, स्पॉट पे जाती ही नहीं। कोई घटनाक्रम कारित हो गया जो बहुत हाईलाइटेड मैटर हो जाएगा, जहां मीडिया उनसे पहले पहुंच गई, वहां पहुंचेगी पुलिस। अदरवाइज थाने में दरोगा जी बैठेंगे, अपना फोन उठाएंगे, मिलेंगे, हेलो फलाना दरोगा बोल रहा हूँ, थाने आ जाओ तुम। विक्टिम को। विक्टिम को, कंप्लेनेंट को कहेंगे थाने आओ, थाने में बैठ के नक्शा नजरी बन जाएगा, स्पॉट में वो बन गया, वहीं पे नक्शा बन गया कि साहब यहाँ गए थे, वहां गए थे, मैं हम रायु निरीक्षक फलाना फलाना, मैं यहाँ गया था उनके पास, वहां पे जाकर मौका मुआयना किया और नक्शा नजरी बनाया और ये सारी चीजें करी। स्पॉट पे जाते ही नहीं, इन्वेस्टिगेशन होती नहीं। आप मान लो कंप्लेनेंट हो, आप पुलिस ने अपोजिट पार्टी से पैसा ले लिया, आप अपने एविडेंसेस जो भी हैं उसको केस डायरी में लगवा के दिखाओ ना मेरे को। आपके जो एविडेंस है विवेचना में सम्मिलित करा के दिखाओ, नहीं होंगे। हम सब जानते हैं 90% रेप केसेस फर्जी आ रहे हैं आज की डेट में, शादी का झांसा वाले। या लड़के की कोई अच्छी नौकरी लग गई, फिर लड़की अचानक से आके पैदा हो जाएगी कि शादी का झांसा दिया इन्होंने और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, कंप्लेंट रजिस्टर हो गई, उसके पास है साफ साफ चैट है लड़के के पास, उसके ऑडियो वीडियो मैसेजेस हैं, वो कह रहा दरोगा जी इसको केस डायरी में डाल दो, वो नहीं डालता है। अगर केस डायरी में ये सारे एविडेंसेस लगा देगा, उसको एफआईआर लगानी पड़ेगी, वो एफआईआर नहीं लगाएगा। जब एफआईआर लगा देगा तो आपसे वसूली कैसे करेगा? तो कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह पुलिस ढंग से नहीं करती है। ओके, तो ये स्किल्स एक लॉयर की ही है। ये लॉयर की स्किल है। फिर वो जो नहीं लगाए रहते हैं, हम लोग उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन डालते हैं, कोर्ट के थ्रू एविडेंसेस रूट कराने की कोशिश करते हैं, बाय स्पीड पोस्ट भेजते हैं, फिर उन सारे कागज की जो छोटी छोटी रसीद हमारी रहती है उसको हम कोर्ट में प्रोड्यूस कर देंगे। हमने देखो ये एविडेंस, ये पेन ड्राइव है या सीडी है या हमारे ये फोटोग्राफ्स हैं, ये चैट्स हैं, ये 65B का सर्टिफिकेशन है, ये सीडीआर नहीं निकाल रखे हैं, हमने खुद से निकलवाई हुई बहुत सारी चीजें, वो हम लगाते हैं कोर्ट में कि देखो इतने एविडेंसेस थे, केस डायरी में नहीं डाला। उसी बेसिस पे हम लोग चार्जशीट क्वेश्चन में जाते हैं या फर्दर इन्वेस्टिगेशन में गए या डिस्चार्ज में गए, किसी चीज में गए। तो वो सारा खेल लॉयर का होता है, पुलिस को कुछ नहीं पता होता है। एक लॉयर लॉ एक्सपर्ट होता है, पुलिस को क्या पता है? वो सीआरपीसी पढ़ के चले गए 4 लाइन खाली, वो भी शायद उनको याद नहीं। वो कुछ नहीं याद है उसको। वो आप लोगों को याद इसलिए रहती है क्योंकि आप परमानेंट हम उसकी प्रैक्टिस करते रहते वी आर एक्सपर्ट ऑफ दिस। हैं। ओके, आप बताइए कि मुझे जैसे कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, वो कई केसेस में अपने इंडिया में बताइएगा मुझे कि कोई भी केसेस है, अगर आपके पास बेशुमार पैसा है, पावर है, इन्फ्लुएंस है, तो आप इंडिया में किसी भी केस से बच सकते हैं। बच भी सकते हो, नहीं भी बच सकते हो। गायत्री प्रजापति के पास पैसा कम था क्या? उन्नाव वाले सेंगर साहब, उनके पास पैसा कम था क्या? नहीं बचे ना, गए जेल, अल्टीमेटली जेल तो गए। ओके। कभी कभी पैसा बचा देता है, कभी कभी पैसा नहीं बचा पाता है। आप दरोगा मैनेज कर सकते हो, एसपी मैनेज कर लोगे, कोर्ट नहीं मैनेज कर पाओगे। वही चीज है, जैसे आपने बोला कि बच सकते हैं, नहीं बच सकते हैं, हाँ, तो अगर बच सकते हैं तो क्यों? मान लीजिए कि आपके पास बहुत पैसा है, आपने एसएचओ को पैसा खिला दिया, एसपी को पैसा खिला दिया, एफआईआर लगवा ली अपने मैटर में, आपके खिलाफ कोई रिपोर्ट रजिस्टर हुई, आपने कहा चलो ठीक है, कितना लोगे, 50 लाख लोग, फेंक दिया मुंह पे आपने उसके मुंह बंद हो गए, एफआईआर लगा देगा वो। अब उसको लगेगा सब कुछ खत्म, पुलिस स्टेशन लेवल से खत्म हो गया, लेकिन यहाँ से असली रोल शुरू होता है जुडिशरी का।
एफआईआर लगाई, मजिस्ट्रेट साहब चाहें उस एफआईआर को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट कर दें। अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगा कि ये मैटर बनता है भैया, इस मैटर में एफआईआर नहीं लगनी चाहिए, वो रिजेक्ट कर देंगे उस एफआईआर को। या फिर मान लीजिए मजिस्ट्रेट साहब ने नेग्लिजेंस दिखा दी अपनी, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली या छोड़ दिया उसको, फिर आप असली रोल फिर आपके लॉयर का स्टार्ट होगा। वकील साहब वहां पे उस मैटर में घुसेंगे कि एफआईआर लगा दी है, फिर उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन डालेंगे, फिर वहां से दोबारा विवेचना करवाएंगे, आईओ बदलवाएंगे, दूसरी एजेंसी को ट्रांसफर करवाएंगे, फिर मैटर खुल जाएगा। आप एक आईओ को 50 लाख दे के और फिर दूसरे में जाके दोगे ना 50 लाख, तीसरे को दोगे, 4 बार करवाएंगे फिर से इन्वेस्टिगेशन, 5 बार करवाएंगे, 4 बार थाना बदलवाएंगे, 4 बार एजेंसी बदलेंगे, कितने लोगों को पैसा दोगे? भिखमंगे हो जाओगे एक दिन। अगर सच में लॉयर आपके पीछे पड़ गया तो कुछ आपके घर में बचना नहीं है। ये बताइए मुझे, ये जो जैसे करप्शन है, आपने बताया कि एसपी को पैसा दे देंगे, आईओ को पैसा दे देंगे, तो ये जो करप्शन होता है मेनली टॉप पेडेस्टल पे होता है कि बॉटम पे सबसे ज्यादा? टॉप टू बॉटम होता है, चौराहे पे खड़े हो जाओ भी अपने, सबसे ज्यादा कहाँ पे रहेगा? सब जगह होता है। जो जिस स्केल का उस स्केल का करप्शन। अब चौराहे पे खड़े हो जाओ, 50 रुपए मांगता है। अभी एक कांस्टेबल का पैसा वायरल हो रहा था, एक डाले वाले से 500 रुपए मांग रहा था, 500 लाओ 500 लाओ, सस्पेंड हो गए शायद। दरोगा जी 20,000 25,000 50,000 लेते पकड़े जाते हैं। उसी तरीके से बहुत लोग पकड़े जाते हैं। एक अभी महिला अधिकारी नई नई पहली पोस्टिंग में पकड़ ली गई, उनका वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। तो जो जिस लेवल पे उस लेवल पे पैसा लेता है, जिसकी चलता है। जिसकी- हाँ बिल्कुल, होमगार्ड अपने आप को कोतवाल समझ लेता है, पुल के नीचे खड़ा होकर, उसके पास अधिकार है आपकी चाबी निकालने का, नहीं है, खींचता है। और आदमी पब्लिक जानती है कि अरे वर्दी पहनी, वो यूपीएससी नहीं पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश का होमगार्ड है, वो दंग गया, वो तो खाकी वर्दी पहना है, यूपी पुलिस का लोगो लगा है, बहुत है उनके लिए साहब है। जो जिस लेवल पे उस लेवल का करप्शन। इतने ज्यादा इन्फ्लुएंशियल केसेस हैं अपने इंडिया में, आपने भी हैंडल किए होंगे, तो अगर आपने किसी जो है कोई सीरियस केस लिया है और आपको बाद में पता लगता है कि ये जो केस है, या पहले ही पता है कि ये जो केस है किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन के अगेंस्ट है, तो डर लगता है? नहीं, एक केस मैंने किया था, आर्मी का मेजर था, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट का मैटर था, रेप का मैटर था एक्चुअली। उस महिला ने उनके ऊपर एलिगेशन लगा रखे थे कि उन्होंने रेप किया था उसको। मेजर के ऊपर? हाँ, मेजर साहब के ऊपर। उसमें मैंने जब बेल एप्लीकेशन उनकी फाइल करी तो उधर से एक फोन आया मुझे, कभी फलाना विधायक बोल रहा हूँ, लड़की साइड से? लड़की साइड से। पता नहीं ईश्वर जाने सही है कि गलत है, मैं नहीं जानता कि इधर वो विधायक थे भी कि नहीं थे। बट इन्फ्लुएंस हाँ, करने के बाद इन्फ्लुएंस करने के बहाने से मेरे पास फोन आया। कई लोग उसमें उस समय मेरे चैम्बर आके मिलते थे, जाते थे, उसी केस से रिलेटेड। उसने कहा कि मैं जो है फलाना विधायक बोल रहा हूँ, और वकील साहब ये मुकदमा छोड़ दीजिए, हमारे आदमी का है। मैंने कहा बिल्कुल छोड़ देंगे, मुंह पे फाइल मार देंगे उसके। वो खुश हुए। तो फिर मैंने कहा अगली कंडीशन तो सुन लो विधायक जी। कहे क्या? हमने कहा 3 लाख रुपए लिया उससे, 3.5 लाख भिजवा देना, सिर्फ 50,000 ज्यादा, दोबारा फोन कभी नहीं आया। ये जी हम क्यों डरे किसी से? ओके राहुल जी, आप मुझे अपनी लाइफ के कुछ इंटरेस्टिंग केसेस बताइए जिनको देख के मतलब आप भी एकदम सरप्राइज थे कि ऐसा भी हो सकता है। मेरे कैरियर की मिड थी उस समय, केसेस को लेके इतनी दीवानगी थी मेरे अंदर कि कुछ भी हो जाए कहीं भी चला जाऊंगा, पहले कहीं भी चला जाऊंगा। मेरा दिमाग में सिर्फ ये चलता था कि मुकदमा आया तो मेरे को उस मुकदमे को करना है। और एक बंदे ने मुझे मेरे इंस्टाग्राम से कनेक्ट किया था, ओके। अच्छी पोजीशन पे है वो लड़का आज की डेट में। मैं मतलब लिटरली उसे मैं अपने छोटे भाई की तरह प्यार करता हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। आज मेरे टच में है वो, मेरी उससे बात होती है वीकली बेसिस पे। बहुत अच्छा लड़का है, फैंटास्टिक पर्सन। आई होप कि हमारा भी रिलेशन ऐसे मेंटेन होगा इसके बाद से। लाइफ लॉन्ग यार, है ना। वो उसको मैंने एज ए क्लाइंट नहीं ट्रीट किया। पता है मैंने उसको एज ए क्लाइंट क्यों नहीं ट्रीट किया? क्योंकि वो नया नया लड़का अधिकारी होता है एक इंस्टीट्यूशन में, उसकी नई नई अपॉइंटमेंट होती है, वो अधिकारी बनता है। अब जैसे मान लीजिए जैसे मेरा ही इंस्टाग्राम है, मुझे दिन में 250 आई लव यू के मैसेज डायरेक्ट आते हैं। बोले आप लड़के छेड़े जा रहे हो, कोई लॉ नहीं है। मतलब सीधे डायरेक्ट 250-300 मैसेजेस आते हैं। मैं सोचता भाई मैं हूँ क्या यार, मैं खुद को काम नहीं समझ लेता हूँ कभी कभी। कल मैंने अपनी फियांसी को मैंने स्क्रीनशॉट 2-3 भेजे, मैंने कहा ये दो तीन तो सिर्फ डेमो है यार, और तुम जब मेरा फोन लेना तो खुद देख लेना। शी वाज लाफिंग, मतलब इसको सीरियसली मत लेना। तो जो केस की अगर मैं बात करूं तो वो लड़का, भाई जाहिर सी बात है, जो लड़का दिया जला के पढ़ा हो, एक्चुअल में बहुत गरीब फैमिली से था। फादर उसके मेंटली रिटायरिएटेड, मदर उसकी एकदम लीन, ग्रैंडफादर की एज उसके 87, और घर में कोई देख रेख करने वाला नहीं। ही इज द ओनली पर्सन जिसकी उस इलाके में बतौर अधिकारी क्लास 2 अफसर नौकरी लगी। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाला, हुर्रे आई हैव बीन सिलेक्टेड ऑन सो एंड सो पोस्ट, और ट्रेनिंग ओवर हियर। ट्रेनिंग सेंटर की उन्होंने अपनी फोटो पोस्ट करी। फिर एक लड़की ने उन्हें कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद मैडम, उनका नाम और उनका नाम, दोनों का नाम में सिर्फ एक स्पेलिंग का अंतर था। लगा इन लोगों की अब ट्यूनिंग बन जाएगी, ठीक है, लड़के बेवकूफ होते ना। हाँ, ऐसे मैटर में हाँ, जाते हैं।
तो ट्यूनिंग बन जाएगी। लेकिन ये लड़का डिसेंट लड़का, मतलब जिसने गरीबी देखी हो, दिया जला के, जो एक्चुअल में होता है ना, जो आजकल तो लोग सक्सेस पाने के बाद बताते हैं कि मैं बाबा बीड़ी पीते थे तो मैं उसकी लाइट से पढ़ता था। फेक स्टोरी बनाते हैं। फेक स्टोरी बनाते हैं कि मेरे बाबा बीड़ी पढ़ते तो पीते थे तो मैं उसकी लाइट से पढ़ लेता था। वो एक्चुअल में बहुत गरीब परिवार का लड़का था, उसने बड़ी स्ट्रगल, बड़ी मेहनत से जो है नौकरी पाई। अब नौकरी पाई तो जाहिर सी बात है लोग डोरे डालेंगे ही डालेंगे। इन्होंने भी उसको कांटेक्ट किया कि दैट मैं भी प्रिपरेशन कर रही हूँ और आई नीड योर गाइडेंस एंड हेल्प। तो आदमी सोचता है चलो ठीक है यार, बात कर रही बता देंगे। ऐसे ही इंस्टाग्राम पे 2-3 बार इनकी बातचीत हुई, फिर उसका नंबर लड़की ने ले लिया, फिर फोन पे बात होने लगी। फिर उसने बताया कि मैंने मल्टीपल टाइम जो है यूपीएससी दे रखा हुआ है। लड़की ने हाँ, अब लड़का फंसाना था ना एक्चुअली। मैंने मल्टीपल टाइम इंटरव्यू दे रखा है यूपीएससी का। कभी वो बोले कि मैं बीटेक कर रखी हूँ, कभी बोले मैं बीबीए कर रखी हूँ, कभी बोले मैं बीकॉम हूँ, कभी बोले मैं बीए हूँ। अब इस लड़के का दिमाग तो खराब, क्योंकि पढ़ा लिखा लड़का, ही इज ऑफिसर यार। और फिर उसने क्या किया, का स्कोर कार्ड लो जरा अपना। शी वाज नॉट इंटरेस्टेड इन प्रोड्यूसिंग स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड उसने दिया ही नहीं उनको। जब स्कोर कार्ड नहीं दिया तो उसको लगा कि यार मैटर तो है नहीं सही। 15-20 दिन की कन्वर्सेशन इनकी इनिशियल स्टेज पे अच्छी रही, हो गया आई लव यू वाली बातें। अच्छा। ठीक है, मिले नहीं अभी तक ये दोनों लोग। ठीक, उसके बाद फिर क्या होता है कि लड़की डोमिनेटिंग होती है, वो डोमिनेट करने लगती है कि मिलो, एक बार मिल लो मुझसे, बातचीत कर लो, मतलब तुम मुझसे शादी मत करना। गलती की है सबसे बड़ी, एक बार इनसे मिल लिए जाके। वो मिले हुए बेचारे मंदिर में जाके मिला वो बंदा उससे। लड़की ने एलिगेशन क्या लगाया कि मंदिर कैंपस में इन्होंने जो है हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाए। मंदिर में सेक्स कर पाइएगा मंदिर में? तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। उसने वो एलिगेशन लगाया मंदिर में। ये एफआईआर का वर्जन है, लेकिन अभी असली कहानी नहीं शुरू हुई, क्योंकि इंटरेस्ट कहां से आएगा ना। लड़की इसको लगातार थ्रेट कर रही थी मिलने के बाद, शादी करो मेरे से, शादी करो तुम मेरे से। और ये मना कर रहा था हमेशा, चैट्स में एविडेंट था, चैट्स थी हमेशा, वो मना कर रहा था कि मैं शादी नहीं करूंगा तुमसे, क्योंकि तुम झूठ बोल रही हो। अब लड़की के बाप की 2 शादी हो रखी थी, लड़की के बाप ने अपनी पहली बीवी को लात मार दिया था, विदाउट डिवोर्स उसने दूसरी शादी कर ली। तो ऐसे घर में कौन शादी करेगा? लड़की के फादर के ऊपर 307 के मुकदमे थे, लड़की के भाई के ऊपर 307 के मुकदमे थे। मर्डर्स और क्रिमिनल्स, इस टाइप के लोगों घर कौन शादी करना चाहेगा? कोई नहीं करना चाहेगा। डिसेंट फैमिली से वो नहीं करना चाहेगा। उसने साफ साफ मना कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा तुम्हारा कोई कमिटमेंट तो है नहीं, मैंने तुम्हारे साथ तो कोई फिजिकल कर नहीं रखा हुआ भाई साहब। लेकिन अकेला लड़का, इसकी कमजोरी वो जान गई, इसके घर में कोई है नहीं, और ये बहुत नौकरी से प्यार करने वाला लड़का, क्योंकि भाई नई नौकरी लगी है, प्रोविजन पीरियड पे अभी, और कुछ होगा तो हटा दिया जाएगा। उसका इसने फायदा उठाना शुरू कर दिया। उसको थ्रेट करने लगी कि मैं तुम्हारे ऊपर रेप लिखा दूंगी, ये भी सब चैट में। और लड़का मेरे से आके मिला, ऑल ऑफ सडन मेरे घर के पास आया, वो मेरे से आके मिला कि सर ऐसी ऐसी सिचुएशन है और ऐसी अराइज हो रही है। तो मेरी उस दिन शायद रात की 8:30 बजे की फ्लाइट थी। मुझे 5:30 4:30 बजे के अराउंड, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, वो मुझे मिला कि मुझे दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जाना था, और मिला मेरे से। मैंने कहा आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ, सब तुम 2 दिन बाद आना। मैं उसको सिर्फ उसकी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए मिल गया। 15 मिनट 20 मिनट मेरी इससे बात हुई, मैंने कहा तुम जाओ फिर मिलेंगे। ठीक है, दिल्ली चला गया, उसके लौट के आया। लड़की ने टॉर्चर शुरू कर दिया अलग लेवल पे, वो थ्रेट करना। मैंने कहा देखो तुम्हारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, या तो इसकी एफआईआर झेलो या फिर तुम एफआईआर करो। फिर मैंने उसको बोला, या तो भाई, बहुत प्यारी लाइन उसको बोली, या तो झेल जाओ या तो जेल जाओ। उसने कहा हम जेल नहीं जाएंगे, हम झेलेंगे। मैंने कहा पक्का झेलोगे? उसने कहा हाँ झेलेंगे। तो मैंने कहा जो कहूंगा करोगे? उसने बोला हाँ करेंगे। मैंने कहा पैसा बहुत लेंगे, ध्यान रखना। साफ साफ बोला हम देंगे। हमने कहा ठीक है, तुम्हें जेल नहीं जाने देंगे चाहे जो हो जाए। बात अब ये वकील साहब के ईगो पे आ गई। अभी ईगो पे आ गई बात, क्योंकि वो लड़की थ्रेट कर रही थी। वो ऐसी ऐसी गालियां यार, जिसका जवाब नहीं सुनो बोल नहीं सकता इंसान। ऐसी ऐसी गालियां लड़की इसको देती थी, कहती थी मेरे साथ फिजिकल इंटरकोर्स करवा के ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो। मतलब लगता था पॉर्न स्टार है यार। मैसेजेस पढ़ के शर्म आ रही थी। ठीक है, जब पिटीशन बन रही थी तो मतलब मेरे क्लर्क्स हंस रहे थे, जो भी वो पिटीशन देखे वो हंसे। अब आप ये समझ लो, तो थ्रेटनिंग इनकी लगातार चालू थी। लड़की हेरसमेंट इनका चलना हो गया, हद हो गई। इससे 40 लाख रुपए मांग रही थी, सब चीजें उसकी हद हो गई थी। तो मैंने कहा अब एक काम करो, अब लड़की के ऊपर मुकदमा लिखाएंगे। हमने क्या किया कि लड़की के खिलाफ जो है एप्लीकेशन मूव कराई इनसे। एविडेंस पर्याप्त थे भाई कि तुम पैसा मांग रही हो, तुम रेप की एफआईआर लिखाने की धमकियां दे रही हो, और तुम देख लेने की बात कर रही है। ये तक कहती थी तुम्हारे हाथ पैर छुड़वा देंगे, मेरा बाप गुंडा है। ठीक है, तो उसमें एफआईआर लिखाने की धमकी दे रही। तो हमने कहा बेटा अब तुम्हारे ऊपर एफआईआर तो कंफर्म आएगी, ये तुम जान लो, 1000% एफआईआर आएगी। और मैं कहता हूँ हर क्लाइंट को कहता हूँ कि कोई तुम्हें थ्रेट कर रहा हो, छोटी सी एप्लीकेशन दे दो, वो एप्लीकेशन संजीवनी बूटी बन के निकलेगी। हमने वो एप्लीकेशन मूव कराई कंसर्न एसएचओ को और कंसर्न कमिश्नर ऑफ पुलिस को। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद हमने 156(3) मूव कर दी लड़की के खिलाफ, उसके परिवार के खिलाफ, उसके भाई के खिलाफ। ये सब धमका रहे थे इसको, इसे घर आ जाके धमका रहे थे कि शादी कर ही लो। कौन छोड़ना चाहेगा करोड़पति लौटा?
अभी नहीं करोड़पति 5 साल में बन जाएगी नौकरी। बिल्कुल, फिर सरकारी अब दामाद है। सरकारी दामाद है वो, ठीक है। तो उन लोगों ने सोचा धमका के ले लेंगे दामाद, शायद प्यार से लेते तो हो जाती। तो अगर हमने 156(3) मूव करी, मजिस्ट्रेट साहब ने सब कुछ देखा कि यार इतना एविडेंस है, सब कुछ है, तो कहा, वकील साहब क्या चाहते हो? हमने हम चाहते हैं कि फायर लिखो इसमें। हंसे बड़ी जोर से, वो भी हम भी बहुत जोर से हंसे, कहे लड़की के खिलाफ अपने यहाँ लिखो। बोले कि लड़की के खिलाफ मुकदमा तो आ जाएगा वकील साहब आपके खिलाफ। हमने कहा इतना तो आ ही गया, तो हम तो जान ही रहे मुकदमा आ जाएगा। हमने कहा लड़की 15-16 दिन मुकदमा आ जाएगा, गारंटी है, मैं जानता हूँ 15-16 दिन लड़की मुकदमा लिखा देगी। ओके, कहे तो इतना अश्योरेंस आप लेके बैठे? उन्होंने कहा हाँ लेके बैठे हैं। तो सारे एविडेंसेस उन्होंने कंसिडर किए, भाई जज साहब बढ़िया थे, उन्होंने देखा समझा, उनको भी लगा कि यार मैटर में एफआईआर बनती है। उन्होंने एफआईआर पंजीकृत कर ली एक्सटॉर्शन की इनके खिलाफ, लड़की की और उनके फैमिली वालों के खिलाफ। ओके, गाली गलौज एक्सटॉर्शन की एफआईआर रजिस्टर हो गई। अब वो एफआईआर रजिस्टर हो गई, पुलिस ने इनको विवेचना करने के लिए बुलाया मैडम जी को। मैडम विवेचना ना ज्वाइन करके अपने यहाँ लोकल पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ एफआईआर पंजीकृत करा दी। इनके खिलाफ रेप की एफआईआर रजिस्टर हो गई। ओके, रेप की एफआईआर को रजिस्टर करने से पहले एक कांड इन्होंने और किया। उसने सोचा कि अभी मैटर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। उसके घर क्या हुआ, उसका बाप आता है, उसको अपनी मोटरसाइकिल बिठा के उस लड़के के घर छोड़ देता है, उसके गाँव। लड़की को सिंदूर लगा के, बाकायदा मंगल सूत्र पहन के, लाल जोड़ा पहन के, ऐसा लगता नई नवेली दुल्हन भाई साहब की लीगली बेडेड वाइफ बन के आई। मैं तो उसकी बीवी इसी घर में रहूंगी। एक मौका हम लोगों को आफ्टर इस एफआईआर एक मौका और मिल गया, एक और एफआईआर लिखाने का उनके ऊपर। ओके, उसके घर में जाके घुस गई। अब यहाँ से मुझे शुरू होता है असली खेल जो मैंने किया इसमें। असली ये था कि मैं लखनऊ से, जगह का नाम भी नहीं लूंगा मैं गया 3 घंटे कार चला के खुद। ओके, जब वो लड़की उसके घर घुस गई, घर से बाहर नहीं निकल रही है, लोकल पुलिस स्टेशन को लोग कॉल कर रहे हैं। लोकल पुलिस स्टेशन 50,000 रुपए लेके मैनेज हो चुकी थी। पुलिस वाले घर नहीं आ रहे, उल्टा इसको थ्रेट कर रहे हैं तुम इससे शादी करो। जबरदस्ती इसको थ्रेट कर रहे हैं कि तुम इससे शादी करो, और नहीं शादी करोगे तो तुमको हम जेल भेज देंगे। अभी एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई, नहीं शादी नहीं करोगे तो जेल भेज देंगे। कोतवाल साहब की ये फंसा दी वहां के, पैसे की दम पे। पैसे के दम पे 50,000 वो लोग दे के बैठे थे, सोचे थे शादी हो जाएगी और मैनेज हो जाएगा, कर लेंगे चीजें। शादी उसने करनी नहीं थी, कुछ भी हो जाए, क्योंकि इतना रंग दिखा चुकी थी। उसके घर जाके बैठ गई, 112 बार बार मिलाई जा रही है, 112 उस लड़की को इवैक्यूएट नहीं कर रही है, लोकल पुलिस स्टेशन नहीं निकाल रही है। लड़की उनके घर में घुसती है रात दिन के 9:30 बजे, निकाली जाती है रात के 9:30 बजे। मैं यहाँ से जाता हूँ लोकल पुलिस स्टेशन में, एसएचओ से बात करता हूँ कि भाई निकालो उसको। कहते साहब लड़की है, कौन से प्रोविजन में हम निकाले? हमने किस प्रोविजन में घुस गई, निकालो उसको। उसको थ्रेट हो रहा है, तुम्हारे पास कॉल आ रही, सब कुछ हो रहा है, तुम्हारी पीसीआर पहुंच रही है, सब हटाओ उसको। नहीं, कुछ नहीं सुना। मुझे लगा अब इससे बात करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं बहस फालतू में बेवकूफ समझता हूँ पुलिस वालों को। मैं उनसे बहस करने का कोई मतलब नहीं बनता, उनसे कोर्ट में बात करेंगे। हम चले गए वहां से, हम सीओ के पास पहुंचे। उनके सीओ साहब की बॉडी लैंग्वेज, भाई यंग सीओ था, मुझे लगा कि यार यंग है, डायनेमिक है, हम लोगों जैसा है। तो कोतवाल तो बेवकूफ टाइप का था एकदम। सीओ मुझे लगा कि यंग है, डायनेमिक है, समझेगा चीजें। वही चीज उसकी सब मैनेज की, क्योंकि पैसा का है। अब फिर मैं कमिश्नर को मिलने गया, वहाँ एसपी था, मिलने गया, साहब आवाज पे नहीं है। ओके, तुम जिले के कप्तान हो, तुम अपने आवाज पे नहीं है, तुम्हारी पब्लिक मरी जा रही है, तुम्हारा सीईओ कुछ सुन नहीं रहा, तुम्हारा एसएचओ तो कुछ देख नहीं रहा, एक लड़की किसी घर में घुस के बैठ गई, महिला होने का एडवांटेज ले रही, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अब करें क्या? मैं माता जी का भक्त हूँ, बांग्ला मुखी माता। मैंने कहा माता जी यार हार गया, जिंदगी में पहली बार लग रहा है, ओके, अब गड़बड़ हो जाएगी इसके साथ। रात भर अगर उसके घर में रुक गई लड़की तो गड़बड़ हो जाएगी। मेरे दिमाग में अचानक से याद आता है, ट्विटर तो बहुत बड़ी चीज है यार। ट्विटर पे पोस्ट पड़ा, ठीक है, आपने डाला? नहीं मैंने नहीं डाला, क्लाइंट से डलवाया। ओके, दीपिका नारायण भारद्वाज मैम है, दिल्ली में एक्टिविस्ट हैं। वो मेल राइट्स के लिए काम करती हैं, लेडी है लेकिन मेल राइट्स के लिए काम करती हैं, फॉल्स केसेस को बहुत एक्सपोज करती हैं। बात हुई उनसे, ट्विटर पे पोस्ट पड़ा, दीपिका मैम ने रिट्वीट कर दिया, कप्तान साहब के हाथ पांव फूल गए एक ट्विटर की वजह से। और उन्होंने रिट्वीट किया तो भाई साहब वो वायरल हो गया एकदम से, 50,000 लोग उसको रिट्वीट कर डाले, देख डाले। कप्तान साहब रिक्वेस्ट करने लगे, इसको हटवा दीजिए, इसको हटवा दीजिए। ओके, तो तुम्हारी नाकामी है भाई, नहीं हटेगा। हमने क्योंकि फोन लड़के को आना था, और बैग में मैं बैठा हूँ। उसने कहा सर कह रहे हटा दो। मैंने कहा पहले उस लड़की की इवेक्शन करवाओ, फिर हटेगा। लड़की को निकाला गया। लड़के को मैंने कहा एक चीज स्टैंड लेने के, उस समय उसने स्टैंड नहीं लिया। मैंने कहा इसी समय एफआईआर लिखो लड़की के ऊपर, इतना प्रेशर कप्तान के ऊपर कर दो कि कप्तान कह दे कि इस लड़की के ऊपर इस समय मुकदमा लिखो और उसको जेल भेजो। लेकिन वो नाकाम रह गया, उसने नहीं किया। साहब कितना मुकदमा लेंगे हम, कितना लड़ेंगे, वो वहां चूक गए। अगर उसी दिन अड़ जाते तो लड़की के ऊपर एक मुकदमा वहां और हो जाता। लेकिन उसके बाद भी पीछे नहीं हटे। हमने कहा चलो ठीक है, आज मेंटली अनफिट है ये, ठीक है छोड़ते हैं। आज एविडेंस तो आ ही गया, ट्विटर वाला हम लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, सारा का सारा रिकॉर्ड कर लिया, रख लिया। इनकी वीडियो बन गई, जो घर में सिंदूर उंदूर लगा के बैठ गई। 40 लाख रुपए मांगने गया तो अपने जैसे लड़के शादी करवाओ तो 40 लाख रुपए दे। अपने जैसे हाँ, अपने जैसे लड़के शादी करवाओ 40 लाख रुपए दे दो।
हम खुद ढूंढ लेंगे। ये रिकॉर्ड हो गया, ट्विटर पे जो ये कंप्लेंट करी गई ये रिकॉर्ड हो गया। दूसरी चीज 112 बुलाई गई, इवेंट आईडी हमारे पास आ गई कि 13-14 बार हमने 112 बुला रखी हुई, एविडेंस हम क्रिएट कर रहे थे लगातार, और एविडेंस हमारे पास अच्छे खासे हो गए। जब अगले दिन सर मन ठंडा ठंडा हुआ दारू वारू पी के, ठीक है, तो फिर मैंने कहा ऐसा है अब मुकदमा करना है इसके ऊपर एक तो उसने तो सोचा वकील साहब अपने पैसे चक्कर में लगे होंगे। हाँ, एग्जैक्टली माय हाँ, पॉइंट। उसने यही सोचा होगा, लेकिन फिर भी मैंने कहा पैसा इसका तुम मत देना, ओके, उसके खिलाफ करते हैं। तो हम लोग हाईकोर्ट आगे मैंडेमस में ललिता कुमारी के लाइट में एफआईआर लिखा, कोर्ट ने वसीम हैदर दे दिया हमको कि कंसर्न कमिश्नर को ये रिप्रेजेंटेशन दे तो एफआईआर रजिस्टर हो जाएगी। क्लाइंट लेकिन वहां पर लैक कर गया, लेकिन इतना हम हाईकोर्ट आ गए थे कि एविडेंस क्रिएट करने के, हम जान रहे हैं एफआईआर होनी इन सब प्रोसेसेस के बाद उसने लड़की ने 16-17 दिन बाद एफआईआर लिखा दी, एफआईआर हो गई। अब हम हाईकोर्ट आ चुके थे लड़की के खिलाफ, वसीम हैदर का लाइट में हमें जजमेंट मिल चुका था कि भाई आप जाके अगर अग्रीव्ड हो, पुलिस नहीं एफआईआर लिखेगी तो 154 दिन मूव करना, मजिस्ट्रेट इसी ऑर्डर के बेसिस पे एफआईआर लिख देता है, वो एफआईआर हो जाती। वो एविडेंस हमारे पास आ गया कि हमारे घर में घुसी 112 नंबर की इवेंट आईडी हमारे पास सारी की सारी आ गई, और ट्विटर का हमारे पास जो हमने हेल्प सीख करी, इमरजेंसी हेल्प ट्विटर से सीख करी वो आ गई। हमारी एक एफआईआर जो हमने दूसरे डिस्ट्रिक्ट में करा रखी थी जहां वो वर्किंग था वो आ गई, और सब कुछ तो हमारे पास आ गया। जब उस लड़की ने रेप का मुकदमा लिखा है, पुलिस ने बताया नहीं, और हम लोगों को ऑल ऑफ सडन कहीं से पता चला, क्योंकि हम लोग ट्रैक कर रहे थे चीजें, पता चला रेप का मुकदमा है। हमने फिर वही अपना फंडा है, सीधी सी बात है, अपने क्लाइंट को छुपा दिया होटल में। हाँ भाई, जाहिर सी बात है, उसने कुछ किया नहीं, हम जान रहे हैं गलत नहीं है वो। उसने कहा भाई इस होटल में रुक जा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। जब स्टे हुआ, हमें 1 हफ्ते का प्रोसेस, क्योंकि पूरी पिटीशन हमें प्रॉपरली बननी पड़ेगी, उस समय मेरे पास क्लर्क नहीं थे, और आप ये समझ लो कि सबसे बड़ा टाइपिंग वाला झोल होता था, मैं टाइप नहीं कर पाता, क्लर्क नहीं था उस टाइम पे, तो टाइपिंग हो नहीं सकती थी। उस लड़के ने खुद ही टाइप करी अपनी पूरी पिटीशन, मैं उसको बताता गया, उस टाइप करता गया। रात भर बैठ के हम लोगों ने पिटीशन टाइप करी, मैंने उसको अपना ड्राफ्ट बताया, उसने टाइप करा, टाइप करके फिर जो है हमने सुबह उसको फाइलिंग करा। 1 हफ्ते का जो टाइम लिया था वो हमने सब 2 दिन में कर डाला। तीसरे दिन हम लिस्टिंग अपना कर देते हैं और हमारा नंबर आ जाता है, हम आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, उसके बाद हमारे स्टे मिल जाता है, स्टे ऑन अरेस्ट मिल जाता है, और उसको मैं बोलता नहीं हूँ। स्टे ऑन अरेस्ट मिल गया, मेरे को फोन कर रहा था, सर क्या हुआ, फिर मैं खारिज हो गया, कह रहा है कि अब मैं नहीं पूछूंगा, मैंने फोन कट कर दिया, खारिज हो गया। मुझे फिर लगा यार कहीं फांसी वासी न लगा ले, बिल्डिंग से कूद ना जाए यार, फिर मैंने कहा भाई हो गया तेरा स्टे, यार स्टे हो गया उसका। तो इतने एफर्ट करने पड़े। वही कहते हैं भाई, मुझे इसमें क्या लग रहा है हाँ। कि एडवोकेट अगर आपके जैसा मिल जाए नहीं, तो जस्टिस डिलेड क्यों होगा? नहीं मेरे जैसा नहीं, मेहनती एडवोकेट में आई एम नथिंग, ऐसे ऐसे एडवोकेट्स हैं जिनका जवाब नहीं। एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, जितने लोगों से मैं मिला हूँ, कि मुझे लगता है ये चीजें इस वे में, जैसे ये लास्ट सेगमेंट है हमारा, बताता हूँ कि मुझे लगता है जितने में भी तक मैंने पॉडकास्ट किए अभी तक का, मेरा ये बेस्ट पॉडकास्ट था। अरे थैंक यू। वन टेक में गया है एकदम, और इतनी जेन्युइन चीजें पता लगी हैं लिटरली कि आई एम शॉक्ड। तो थैंक यू सो मच राहुल भाई। नेक्स्ट टाइम मैं आपसे अभी से जो है अपॉइंटमेंट आपका ले ले रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम अगर हम करेंगे पॉडकास्ट नहीं, तो अगली आपको बार हम पक्का करेंगे, और हम हाँ। लोग करेंगे सिर्फ और सिर्फ जेंडर न्यूट्रल लॉस पे, जो हमारे ओके। देश के जो कानून है एक्चुअल में बहुत, मैं भी एग्रीव हूँ इससे, बहुत सारे लोग एग्रीव्ड हैं, और अगला पॉडकास्ट हम लोग जल्दी ही करेंगे, और हम इसी पे करेंगे जो जो फॉल्स रेप एक्विजिशंस आ रहे हैं, जो मैट्रिमोनियल नेचर के फॉल्स केसेस आ रहे हैं, जो फर्जी डाउरी केसेस करे जा रहे हैं, उस पर हस्बैंड निकले कैसे, क्या स्टेटस है उसका, उस पर हम करेंगे जब भी समय निकलेगा, करना जरूर, वो जरूर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ताकि लोगों में पहुंचे। थैंक यू सो मच अगेन राहुल भाई, थैंक यू कि आपने अपना प्रेशियस टाइम हमें दिया। आई होप ऑडियंस भी लाइक करेगी, और जल्दी ही आपको आना पड़ेगा। ऑडियंस इतना कमेंट अगर करेगी तो जल्दी ही आपको आना सबसे पड़ेगा। इम्पोर्टेंट, आपने मुझे इनवाइट किया उसके लिए मंडल आभारी है, अरे थोड़ी सर, मराठी भी आती है। थैंकफुल, आपने मुझे मौका दिया कि कम से कम मैं अपनी चीजें कह सकूं, मैंने पर्सनल प्रोफेशन दोनों बता दिए। मैं खुली किताब हूं, मैं कुछ नहीं छुपाता, मैं पब्लिक डोमेन में हूँ, जो मेरे बारे में जानना है सब जानो। मेरा इंस्टा हैंडल आपके पास अवेलेबल है, कभी भी कनेक्ट कर लेना, खुद भी पूछ लेना, चाहे मेरी लव लाइफ, चाहे मेरी पर्सनल लाइफ, चाहे प्रोफेशनल लाइफ, सब चलेगा। थैंक यू अगेन।